Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये है आपकी क्लास 2 फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्रैक्टिस, जिसमें हम अच्छे सवाल करेंगे। जैसे सवाल पेपर में आते हैं, जिस तरह के सवाल, जो टॉपिक्स हैं, पैटर्न है, स्टैंडर्ड है, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, ये सब को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और विद टाइम जो है अलग अलग सेशंस हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, अलग अलग टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं, असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी, है ना। कीवर्ड्स पे भी हम आएंगे, आज कोई बैच में पूछ रहा था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोग जो है आ गए होंगे। सॉरी आपको वेट कराया। 30 क्वेश्चंस हैं, जैसा पेपर में आते हैं। पेपर 1 हो आपका, पेपर 2 हो आपका, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस सेम है। पिछले वाला पीडीएफ आपको अभी तक नहीं मिला होगा, वो अब मिल जाएगा अपडेटेड। आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या लेट्स लर्न के ऐप पे भी अवेलेबल हम करा देंगे इसको। ठीक है जी, चलिए शुरू करें कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, अगर नहीं किया हो तो कमेंट्स में बता देंगे अपने विचार, या आउट ऑफ 30 कितना आपने स्कोर किया ये आप लास्ट में बता के जाएंगे। ये क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था लास्ट सेशन में। इसमें छोटा सा एक करेक्शन है कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो इसमें, मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या तो इसी बार का पूछा हुआ पेपर में, है ना। तो जो ऑफिशियली आंसर सीबीएसई ने माना है वो डिफरेंट है जो हमने डिस्कस किया था। गलत नहीं है बट डिफरेंट है ना। इवन हमारी टीम ने भी जो है मार्क करके हमें यही दे दिया फटाफट से, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स पे सब जगह आपको यही मिलेगा, लेकिन हमें अगेन उसी के साथ चलना होता है जो ऑफिशियल आंसर की मानती है ना। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने सोचा ये कराना ज़रूरी है, कहीं आप लोग जो है ये गलत दिमाग में लेकर के ना चले जाएं, क्योंकि जो आंसर की में मानना है उनको फाइनल वही मानेंगे वो। ठीक, चलिए समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ये प्रीवियस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अगर किसी ने ना देखी हो वो देख लीजिएगा सेशन। क्वेश्चन क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स। यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी पढ़ाई लिखाई में जो परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे की, मार्क्स से लेकर के उसकी पढ़ने का लेवल से लेकर, वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बेहतर हो जाएंगी, धीरे धीरे सोचने समझने सीखने की क्षमता बेहतर हो जाएगी उन बच्चों में जो लीव कर देते हैं या छोड़ देते हैं डेप्राइव्ड सेटिंग्स को। डेप्राइव्ड सेटिंग्स कौन सी है? वंचित परिवेश। वंचित परिवेश जहां सीखने की, खेलने की, जानने की, खाने की, पीने की अच्छे अवसर या अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, या डेप्राइव्ड मतलब वंचित हैं वो एक नॉर्मल लेवल से भी, चाहे वो पोषण का हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का हो, चाहे वो अच्छे टीचिंग मेथड्स का ना हो, है ना। तो वंचित परिवेश से निकाल करके बच्चे को अगर हम एक अच्छे एनरिच्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहां उसको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है, अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, खाना पीना ठीक है, एक्टिविटीज करने को मिल रही हैं जिससे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बेहतर हो रही हैं, तो क्या होगा? बच्चे का जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, एक अच्छा एनरिच्ड एनवायरनमेंट में बच्चा आएगा तो उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ये बात एकदम सही लग रही है हमें यहाँ तक। The above argument points primarily towards which of the following debates of development? जनरली हम 4 डिबेट पढ़ते हैं डेवलपमेंट की। एक हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। यानी अगर आप अच्छा वातावरण देते हैं तो वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कहता है। दूसरी तरफ है कि नहीं, हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिबेट का तो ये पार्ट है ही, यही हमने डिस्कस किया अभी था लास्ट क्लास में। ऐसा नहीं है कि ये इसका पार्ट नहीं है, ये लार्ज डिबेट है जिसको हम कहते हैं कि है तो एनवायरनमेंट का ही अंतर, लेकिन इसमें भी एक स्पेसिफिक डिटेल है जो यहाँ आएगी। दूसरा हम पढ़ते हैं जो है आपका कि अर्ली चाइल्डहुड का ज्यादा असर होता है कि बाद का, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस का आप पे ज्यादा प्रभाव होता है कि बाद वाले। तो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस का प्रभाव ज्यादा होता है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की एक डिबेट है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है। जैसे प्याजे बताते हैं स्टेजेस में टूट करके चलता है, बाकी लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है, या वाइगॉत्स्की कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है ना, कि एक स्लोप पे चढ़ने जैसा है, ना कि सीढ़ी चढ़ने जैसा है। सीढ़ी चढ़ना मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस या अनिरंतर। ये डिबेट्स हो गई आपकी जो डेवलपमेंटल डिबेट्स हैं। ठीक, फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की डिबेट तो है ही। एक और आपकी डिबेट है जो जिसको हम जनरली डेवलपमेंट की तरफ नहीं देखते थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से पूछा है और जो आंसर मार्क किया है, इसको हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखते थे। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू। अब ये इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ लर्निंग हम जनरली इसको देखते हुए आए, ना कि डेवलपमेंट की डिबेट में हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की डिबेट में पढ़ेंगे तो ये इसी के अंदर आ जाएगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो हमने मार्क किया है वो गलत नहीं है, लेकिन ये टू बी प्रिसाइज उन्होंने फॉलो किया है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू को, है ना। और यही ऑफिशियल आंसर भी है। तो जो सीबीएसई मानता है आपको उसके साथ जाना पड़ता है, और गलत नहीं कह सकते उसको हम पूरी तरह से, है ना। इट इज लाइक कि अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा है तो आप एग्जैक्ट ही जवाब देंगे। फिर से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन तो यहां होने से रहा, है ना, कि पहले आप
ड्राइंग सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, फिर पूरी बॉडी को भी साथ में यूज करना सीख रहे हैं, है ना। वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन मतलब एक यूनिट के रूप में बॉडी को आप यूज करना सीख रहे हैं या विकास की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन है कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप कर रहे हैं। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की, तो वो भी ये बात नहीं है। यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचते हैं कि जब आपने एक बच्चे को उसकी अकादमिक प्रदर्शन या उसकी एकेडमिक एबिलिटी बेहतर हो जा रही है, यदि आप एक डिप्राइव्ड या खराब जगह से निकाल करके उसको अच्छे एनवायरमेंट में डाल देते हैं, नर्चरिंग या नरिशिंग एनवायरमेंट में डाल देते हैं, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट में डाल देते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ये बात एकदम क्लियर है। द अबव आर्गुमेंट पॉइंट्स टुवर्ड्स, अब ये जो डिबेट है कि एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, मतलब ये फिक्स नहीं मान रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे की क्षमता यदि फिक्स होती, यदि हेरिडिटी ही डिसाइड कर रही होती, तो फिर तो एनवायरमेंट सही देने से कुछ हो नहीं पाता, ठीक है ना। तो ये एबिलिटी का यानी क्षमता का इंक्रीमेंटल वर्सेस एंटिटी व्यू है। एंटिटी व्यू होता है स्थिर मानना, फिक्स्ड मानना, कि एक एंटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है, आपकी जो क्षमता है वो सिंगल एंटिटी के रूप में काम करती है। इसमें वो लगाया नहीं होगा, एनीवे तो सिंगल एंटिटी है, फिक्स्ड है, अगर मैं कहूं फिक्स्ड है। और अगर हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल की, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि आप सीखते जाएं, तो इंक्रीमेंटल है। तो ये वही बात हो रही है कि अगर फिक्स्ड मान लिया होता तो फिर तो एनवायरमेंट बदल लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने तो फिक्स मान लिया कि हेरिडिटी या किसी भी एक रीजन से फिक्स्ड है जो एबिलिटी है। लेकिन यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है, लर्निंग की एबिलिटी बेहतर हो रही है। इसको लार्जली अगर आप देखेंगे तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जैसा ही दिखेगा, लेकिन हमें स्पेसिफिक चूज करना है, और जो ऑफिशियली आपका सीबीएसई ने माना भी है। तो ये इसमें ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस था, है ना। वो चाहते तो इसको मान सकते थे सेकंड को, कोई बहुत गलत नहीं होगा सेकंड को मानना अभी भी, ठीक है। तो ये एक बात है कि ए के साथ आप जाइएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो पिछली बार हमने डिस्कशन किया था। बात सही है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फिजिकल चेंजेस ओवर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बोथ those visible from the outside and internal changes are known as, यानी बचपन और किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, चाहे वे बाहरी रूप से दिखाई देने वाले हो या आंतरिक परिवर्तन हो, निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाएंगे। शारीरिक परिवर्तनों की बात हो रही है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, पोल में आप आंसर कर सकते हैं। फोर्टी 41% लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, मैचुरेशन। देखिएगा, द फिजिकल चेंजेस ओवर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बोथ दोज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड एंड इंटरनल चेंजेस आर नोन एज, यानी बचपन और किशोरावस्था में होने वाले के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, शरीर यानी आपकी हाइट वेट का बढ़ना हो सकता है, चाहे वे बाहरी रूप से हो, जैसे हाइट जो है बाहरी रूप से दिख जाएगी, वेट चेंजेस पता लग जाएंगे, या फिर आंतरिक परिवर्तन हो। ये किस नामों से जानेंगे हम इनको, तो इसका जवाब जो है सब गलत दे रहे हैं। इसका जवाब है ग्रोथ, यानी वृद्धि। क्या है? वृद्धि। हिंदी की साइड इसमें गड़बड़ है, इसलिए आप जो है इसको, मैं समझ सकती हूँ कि आपने हिंदी वालों ने इसमें जवाब दिया होगा, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। वृद्धि इसका सही जवाब है, ना कि मैचुरेशन। ये एक बार को मन देखो, लर्निंग तो एफर्ट प्लस प्रैक्टिस है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बाहरी चेंजेस दिखें, है ना। एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने इंग्लिश बोलना सीखा, लर्निंग का पार्ट है, एफर्ट और प्रैक्टिस करके, ठीक। लेकिन वही बात जब हम मैचुरेशन की कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल है, जो आपकी अनफोल्डिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी समय के साथ जो क्षमताएं अनफोल्ड हो रही हैं, आपके दांत निकल रहे हैं, आपकी टांगों में जान आ रही है ना, ये मैचुरेशन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन आएंगे ये कहना गलत होगा। आपकी रेडीनेस टू लर्न, यानी सीखने के लिए आप तत्पर हैं कि नहीं है, वो मेंटली भी होगा कि 5 साल के बच्चे को आप 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं सिखा सकते क्योंकि वो उसके लिए मैच्योर नहीं है। तो यहां बात सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की हुई है। मैच्योरिटी सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं होती, है ना, उसमें मानसिक एस्पेक्ट भी है, उसमें जो आपकी रेडीनेस टू लर्न है, चीजों को सीखने के लिए तत्परता, अब वो शारीरिक हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है, वो इवन सामाजिक भी हो सकती है,
ठीक है ना। तो यहां अगर अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट हो रहे, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बहुत सारे, बोथ दोज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, यानी बाहर से भी आप देख सकते हैं, जैसे हाइट और वेट का बढ़ना या घटना। हाइट तो नहीं घटेगी, बढ़ेगी ही। इंटरनल चेंजेस आर ऑल्सो। अब इंटरनल चेंजेस को कई लोग कहेंगे ये तो कैसे मापे जाएंगे, क्वांटिटेटिव थोड़ी होते हैं। भाई आपके हार्ट का साइज मेजर किया जा सकता है, आपके लिवर का साइज मेजर किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है पॉसिबिलिटी। तो इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं क्या मेजर कर सकते, हम कर सकते हैं, वो भी तो ग्रोथ का ही पार्ट है। भाई क्वांटिटेटिव तो है ही ना, वो भी मात्रात्मक तो है ही। तो आप इसमें ये मत कहिए कि ये ग्रोथ नहीं हो सकता। इंटरनल चेंजेस जो हो रहे हैं, फिजिकल शारीरिक परिवर्तनों की बात हो रही है ना, फिजिकल चेंजेस, तो जो आपके शरीर के अंदर वाले जो अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको भी तो, उनका भी वेट भी मेजर कर सकते हो, वेट भी माप सकते हो। आपकी क्या आपके आंतों की लंबाई नहीं मापी जा सकती, मापी जा सकती है। तो इंटरनल ऑर्गन्स में भी जो शारीरिक परिवर्तन है वो ग्रोथ का ही पार्ट है। तो इसका सही जवाब जो है वो ग्रोथ होगा, इसमें कोई भी दो राय है नहीं। ठीक, क्लियर है बात, क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली पूछा है कि वो वाले परिवर्तन जो आउटसाइड और इंटरनल फिजिकल चेंजेस की सिर्फ बात हुई है। अगर ग्रोथ नहीं होता तब हम डेवलपमेंट के साथ जाते, क्योंकि सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात हुई है, इसलिए हम वृद्धि के साथ जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। अजर्शन है और रीजन है, इस तरह के 5-6 सवाल कम से कम आते हैं पेपर में, अब जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है 2020 के समय से, और अब तक हर बार आते हैं। ठीक है ना। तो अजर्शन या एक स्टेटमेंट है, क्या है, टीचर्स शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, यानी शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कहिए आप, करिकुलम लिखा है क्योंकि करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, और करिकुलम का जस्ट पार्ट है सिलेबस, जिसमें आपके चैप्टर्स आप पढ़ते हैं। तो ये पाठ्यचर्या होगा हिंदी में, क्योंकि करिकुलम लिखा है, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस होगा। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, टीचर को ये सब फॉलो करने चाहिए। कैसे, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, सबके लिए एक जैसी एक्टिविटीज, एक जैसे मेथड्स, ये गलत होगा। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स को हम अच्छा नहीं मानते, ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है ना। जब हम कीवर्ड डिस्कस करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, है ना, कि ये जो है नेगेटिवली यूज होता है। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है यूनिफॉर्म, इंस्ट्रक्शन का मतलब है सबके लिए सेम। तो सबके लिए सेम कपड़ों में ठीक है कि अमीर गरीब का फर्क नहीं होगा, या बच्चे को ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर सेम यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, लेकिन पढ़ाने के तरीकों में यूनिफॉर्मिटी या स्टैंडर्डाइज्ड होना, यानी सबके लिए एक जैसा होना सही नहीं है। क्योंकि आपकी क्लास में एक ऐसा भी बच्चा होगा जो धीमे सीखता होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जो देख के सीखता होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जो सुन के ज्यादा अच्छा सीखता होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जो एक्टिविटी करके सीखता होगा। लेकिन अगर आप सबको एक ही मेथड से पढ़ा देंगे, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम मतलब, देखिए सिर्फ सिलेबस की बात नहीं हो रही है, चैप्टर सबके लिए सेम हो सकते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका, एक्टिविटी कराने का तरीका, किसी स्कूल में कुछ होता है, किसी स्कूल में सुबह प्रेयर कोई और होती है, दूसरे में कुछ और होती है ना, छुट्टी के टाइम पे कुछ और होता है, गेम्स अलग खिलाए जाते हैं। तो करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आती हैं, आपकी प्रेयर से लेके जो भी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इसमें सिर्फ सिलेबस नहीं है कि सिलेबस सबके लिए अलग अलग बना दो, नहीं, सिलेबस अलग बनाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सारी ही एक्टिविटीज के लिए। तो टीचिंग मेथड्स और एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड या सेम रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज का मतलब है सबके लिए सेम, जो कि सही तरीका नहीं है। फिर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एक बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट है, दूसरे को किसी और में, तीसरी किसी और में इंटरेस्ट है या रुचि है, और चौथा है जो कुछ और काम अच्छा कर सकता है। एक बच्चा साइंटिस्ट बन सकता था, उसको भी सेम पढ़ा दिया आपने, सेम मेथड से पढ़ा दिया। एक बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता था, लेकिन आप तो सेम ही एक्टिविटी करा रहे हैं सबको, तो वो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, एजुकेशनल सिस्टम्स शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन। जो एजुकेशनल सिस्टम है, शैक्षणिक प्रणालियां हैं, उनको बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को या व्यक्तिगत अंतरों को, मतभेद भी कहना उतना सही शब्द नहीं होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इग्नोर कर देना चाहिए और बच्चों को बना देना चाहिए रोबोट, क्योंकि वो कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिसमिस ही कर दो। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है डिसमिस हो जाएंगे तो क्या होगा, हम सब रोबोट्स बन जाएंगे, और ह्यूमंस रोबोट्स नहीं हैं। हमारे सबके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, नजरिया, यानी हमारी रुचि, हमारी क्षमता सब अलग अलग होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने ही चाहिए, नहीं तो हम रोबोटिक बन जाएंगे, ठीक है, चिट्टी रोबोट बन जाएंगे। तो दोनों जो हैं ये गलत हैं, ए इज ट्रू नहीं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। 67% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आप बात कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट नहीं कर पाता, कि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रख पाता। सबके लिए सीटेट आपके लिए थोड़ी अलग से बनाएंगे, वो इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान कैसे रखा जाएगा, वो तो स्टैंडर्डाइज मतलब सबके लिए, एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए बना दिया गया। तो इसके अपने फायदे नुकसान है, लेकिन स्टैंडर्डाइज करिकुलम या स्टैंडर्डाइज मेथड्स नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो बात को, वो बहुत भले की बात नहीं है बच्चे की, क्योंकि आप सभी बच्चों का ध्यान वहां नहीं रख पाएंगे, वो सबके लिए एक जैसा है। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जगह आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए,
डिफरेंशिएटेड क्या होता है? विभेदी अनुदेशन, आगे चल करके बात करेंगे। अलग अलग मेथड्स अलग अलग बच्चों के लिए, टेलर मेड मेथड्स या अप्रोचेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाक से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिव्या इज शोन 3 पेन्स एंड शी ऑब्जर्व्स दैट पेन ए इज लॉन्गर देन पेन बी एंड पेन बी इज लॉन्गर देन पेन सी। व्हेन दिव्या इन्फर्स दैट ए इज अ लॉन्गर पेन देन सी, Which characteristic of Jean Piaget's cognitive development is she demonstrating? ये जमानों भर से हम पढ़ते आ रहे हैं पियाजे की थियरी में, A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, तो A बड़ा हो गया A B C, A B दोनों से, A B C दोनों से, है ना? कि भाई अगर राहुल की हाइट हिमांशी से ज्यादा है और हिमांशी की हाइट किससे ज्यादा है? कोई और व्यक्ति है निशा, उससे ज्यादा है, तो सबसे लंबा कौन हो गया? यहाँ राहुल हो गया, क्योंकि A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, तो A इज टॉलेस्ट है फिर A। समझ रहे हो? अभी इसको बोर्ड पे समझेंगे, कोई बात नहीं। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ये सीरियशन में आएगा, शर्म तो नहीं आ रही आप लोगों को? कोई बात नहीं, मत 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 करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी सीख रहे हो, ये मान लेते हैं हम, ठीक। तो दिव्या को 3 मतलब गलत है ये जो जवाब आप कूद कूद के दे रहे हैं 47% लोग, फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है ना? सिर्फ जवाब देने में फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं इतना बोल बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी जो है वो पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी स्तर पे? सीरिएशन होता है कि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आना चाहिए, घटते और बढ़ते क्रम में लगाना आता है, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसको सीरिएशन कहते हैं। कि आपने स्कूल की असेंबली में या प्रेयर में सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, तो हम कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में, जिसको अपवर्ती कहते थे। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, सबसे बड़ी हाइट वाले को आगे लगाया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सीरिएशन है। और ये बहुत छोटी उम्र में आ जाता है, 2 से 7 वर्ष में ही, ठीक है? नहीं, कहां आता है बताना बाद में, आराम से तसल्ली से बताना, समय मिलेगा आपको, ठीक है ना? ये कॉन्क्रीट में आएगा 7 से 11 में, शुरुआत तो यही हो जाएगी, लेकिन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो एज डिफाइंड है, वो 7 से 11 है, ठीक है? CCS की हम बात करते हैं कि ये 3 चीजें आ जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ये नहीं है, ये कंजर्वेशन भी नहीं है कि वॉल्यूम और शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम सेम रहता है, यानी एक 500 ml पानी है, चाहे बॉटल में डालो, ड्रम में डालो, है ना, नीली बाल्टी में डालो, जिसमें डालो वो 500 ml ही रहेगा, ये कंजर्वेशन है, तो वो भी नहीं है। ये ट्रांजिटिव थॉट है। ये कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं? देखना एक बार, थर्ड ऑप्शन 15, बस 15%। वाओ, एनीवे चलो आएंगे भाई इस पे भी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तो नहीं लग रही है इसमें। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इकोनॉमिक्स में या हायर लेवल साइंटिफिक थिंकिंग में, यानी जो सामने नहीं है उस पे आप इमेजिन करके, परिकल्पना करके, तब आप पहुंच पा रहे हैं किसी एक उत्तर तक। देखिए ये ट्रांजिटिव थॉट है, जो कहां आता है? 7 से 11 वर्ष में ही आता है। ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी बोल देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की 4 अवस्थाएं, इतना तो आप जानते हैं, है ना? ये ट्रांजिटिव थॉट कहलाता है, या ट्रांजिटिविटी भी बोल देते हैं इसको कई लोग। चलिए समझ लेते हैं कहानी क्या है, आप इतने क्यों परेशान हैं। देखिए ट्रांजिटिविटी या सकर्मक थॉट, ये रिलेशन दर्शाता है 2 चीजों के बारे में। ट्रांजिटिविटी या सकर्मकता, जो आप कहना चाहें, सकर्मक विचार, ठीक है? ट्रांजिटिविटी सिंपल है कि A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। तो क्या हम नहीं कह सकते कि A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ, या A इज द टॉलेस्ट? ये नहीं कह सकते। A इज द टॉलेस्ट, कि A बड़ा है B से, या A इज टॉलर देन B, B इज टॉलर देन C, तो A इज द टॉलेस्ट। यानी जब A ऑलरेडी बड़ा था B से और B बड़ा है C से, तो सिंपल बात है, सबसे बड़ा कौन हुआ? A हुआ। ये जो रिलेशन है इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं, है ना? ये क्या कहते हैं भाई? ठीक है, जमीन, ट्रांजिटिविटी कहते हैं इसको। सकर्मकता कहते हैं कि 2 चीजों के बीच में रिलेशन जो है बच्चा जान पा रहा है, लॉजिक आने पे ही होता है। और ये कब होगा? देखो ट्रांसडक्टिव थॉट अलग है, वो इलॉजिकल थॉट है कि चांद को देखा और उसे लगा कि मेरी बॉल भी चांद जैसी है, दोनों गोल हैं। वो इलॉजिकल इलरेशनल थिंकिंग है 2 से 7 वर्ष में, उसकी बात नहीं हो रही है। इसमें तो लॉजिक आ गया है, इंडक्टिव लॉजिक आ गया है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का पार्ट है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की तीसरी अवस्था जो है, जहां लॉजिक पहली बार इंडक्टिव चीजों को लेकर के आता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। बात सही है ना? ये पियाजे की 4 स्टेजेस तो पता है आपको, SPCF। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11,
और 11 से 15 या 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है। ठीक है बात कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो है आपकी वो फॉर्मल में लगेगी। ये 7 से 11 में जो है 3 चीजें आती हैं, मैं आपको बता दूं जो मुख्य 3 चीजें हैं, आती तो बहुत चीजें हैं। CCS से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता के चलती हूं। कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण के वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के बदलने से। अगर 500 ml दूध है या 1 लीटर दूध है तो वो 2 पैकेट में रख दो आप उसको, चाहे 1 पैकेट में ले लो 1 लीटर वाले, रहेगा सेम ही। शेप साइज चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। दिस इज कंजर्वेशन या संरक्षण। इसके अलावा होता है आपका क्लासिफिकेशन, कि बच्चा क्लासिफाई करना सीख जाएगा, कि एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बांटना सीख जाएगा कि भाई ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, तो सबको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बांटना वर्गीकरण है। ये भी 7 से 11 वर्ष में ही आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर आता है आपका सीरिएशन, जिसकी हम बात शुरुआत में कर रहे थे। सीरिएशन जिसको आप कह रहे थे कि ये सही है, क्रमीकरण है, ये सिंपल क्रम में लगाना है। यहां क्रम में लगाने की बात नहीं हुई है, यहां 3 चीजों में रिलेशन ढूंढने की बात हुई है, जो ट्रांजिटिविटी यहीं पे आती है 7 से 11 वर्ष में। ठीक है ना? तो सीरिएशन तो घटते और बढ़ते क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आपको आता है, वो सीरिएशन है। ठीक, तो ये 3 चीजें 7 से 11 में आ जाती हैं, और प्लस आपकी ट्रांजिटिविटी भी आ जाती है, सकर्मकता, यानी चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढ पाना। A is greater than B and B is greater than C, then A is the greatest। ठीक है, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम A हो गया है यहाँ पे। मजाक कर रही हूं, यहाँ पे सिंपल मतलब है 2 चीजों के बीच में जो है रिलेशन। इतनी बात क्लियर है? निशा अभी नहीं है, निशा को बुलाएंगे 1-2 दिन में। दिव्या इज शोन 3 पेन्स। ठीक है, 3 पेन के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा लॉन्गेस्ट है ना, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक कहाँ, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये ट्रांजिटिव थॉट है बच्चे का। ये 2 चीजों के बीच में वो रिलेशन शो कर पा रहा है। थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो ऐसी गलतियां मत करो, अगर प्याजे से भी सवाल गलत करोगे तो क्या होगा, हैं? कलयुग फिर तो आ ही चुका है। एनीवे, धीरे धीरे सही भी करने लग जाओगे, डोंट वरी। जवाब दो फटाफट, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी भाई अगर वीक है तो। क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसमें भी आप पक्का गलती करोगे, पक्का पक्का 200% गलती करेंगे आप। 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। मैं चेक कर लेती हूँ बाकी किसी ने भी सही जवाब दिया भी है कि नहीं। बुरे हालात हैं इसमें तो, आप ढह गए एकदम ये वाला सवाल में। तो सिर्फ 31% लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, 70% लोग गलत ही जवाब दे रहे हैं। क्योंकि आप ना शब्द रट ले रहे हैं, आपका ध्यान है टर्म्स का रट्टा कितनी जल्दी लगाऊं मैं, है ना, कीवर्ड से कितनी जल्दी याद करूं, टैग वर्ड से कितनी जल्दी याद करूं। जबकि क्वेश्चन को पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कीवर्ड टैग वर्ड आपको तब हेल्प करेंगे जब आपने इनफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर ली होगी। नहीं तो आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी 2-धारी तलवार जैसा बन जाएगा अगर आपने सिर्फ कीवर्ड्स को रट लिया तो। समझ रहे हो? देखो एक बार समझते हैं। बच्चा देखो, इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ, इसका जवाब सेकंड है, ये फोर्थ नहीं है जिसपे आप लगे पड़े। सिर्फ 21 या 26% लोग ही इसका सही जवाब दे रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि क्यों है इसका जवाब बी। देखिएगा, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी क्या होती है भाई? भौतिक वास्तविकता, हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, जो भी ये जल वो फिजिकल चेंजेस वाली जो चीजें हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस हैं वो फिजिकल रियलिटी में आ गई। सामाजिक रियलिटी कहाँ है? लोग, यानी समाज, आपके आसपास के लोग। आप दूध लेने जाते हैं सुबह, वो दूध वाले भैया, जिम जा रहे हैं तो वहां लोग मिल रहे हैं, है ना, पेपर देने जा रहे हैं तो लोग मिल रहे हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके यार दोस्त, आपका समाज, सो कॉल्ड 4 लोग क्या कहेंगे, वो सब सोशल रियलिटी का पार्ट है। फिजिकल रियलिटी क्या है? भूकंप आ जाए 2 मिनट में सोशल रियलिटी ढेर, मतलब कुछ भी क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है ना, AQI दिल्ली का बर्बाद है एकदम, हर दिन एक बार ये ख्याल आ जाता है कि दिल्ली छोड़ दी जाए, है ना, फिर समझा लिया जाता है कोई बात नहीं, देखते हैं, करेंगे कुछ, शायद कोई सुधार आए। तो ये फिजिकल रियलिटी का पार्ट है, भौतिक एस्पेक्ट या भौतिक पहलू, है ना। सोशल रियलिटी जिसमें लोग हैं। तो आपका द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ, सवाल पढ़िए ध्यान से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल रियलिटी या सोशल रियलिटी नहीं बना रहा है बच्चा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को बना रहा है। और कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं सरकार?
दिमाग में बनते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहाँ होता है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, या बौद्धिक विकास के अंदर, या संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ये बात मैंने जितनी बार आज तक डेवलपमेंट पढ़ाया होगा, और आपने पढ़ा होगा मेरे साथ तसल्ली से, चाहे वो ऐप पे पढ़ा हो, करियरवेल ऐप पे, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा हो, मैंने आपको ये बात बताई है कि कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या संप्रत्तियों का निर्माण दिमाग में होता है ना। मेरे दिमाग में प्याजे की थियरी है, या प्याजे की थियरी को मैं समझती हूँ तो कहाँ समझती हूँ? हाथों में समझती हूँ। हाथों में तो मैं प्रदर्शन करके दिखाऊंगी, अगर कोई एग्जांपल बता भी रही हूँ, कोई पिक्चर दिखा भी रही हूँ, है तो वो दिमाग में ना। कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं? उंगलियों पे, दिमाग में बनते हैं। उंगलियों की सहायता ले सकते हो, एग्जाम्पल्स की सहायता ले सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटीरियल की सहायता ले सकते हो, पिक्चर्स की सहायता ले सकते हो, बनेगा कॉन्सेप्ट दिमाग में। और दिमाग के विकास को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको बौद्धिक या मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, मानसिक विकास। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी है, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, चार लोग क्या कहेंगे? दिमाग में है आपके, वो जब कहेंगे तब कहेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है समाज का, या शादी में जाएंगे तो एक तरह के कपड़े पहनेंगे, और मैयत में जाएंगे तो एक तरह के कपड़े पहनेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कहाँ? दिमाग में ही तो स्टोर्ड है, बाहर तो जो है ही। तो इनका कॉन्सेप्ट कहाँ है? दिमाग में है। तो इसका जो सही जवाब है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा फिजिकल एनवायरमेंट का क्या करोगे, फिर उसको सोशल में कैसे डालोगे? भाई हवा पानी थोड़ी ना सोशल डेवलपमेंट, सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है, वो तो फिजिकल एनवायरमेंट का पार्ट है। एनवायरमेंट आपका दो तरीके का होता है, हम एनवायरमेंट में बात भी करते हैं, आज भी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ते समय हम ये चर्चा कर रहे थे बैच में, कि एक आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है एनवायरमेंट का, कि जिसमें आपका समाज और आपके इमोशंस रोल प्ले करते हैं। दूसरा एनवायरमेंट का पार्ट है, टाइप है, जिसको हम फिजिकल एनवायरमेंट कह रहे हैं, जो क्लाइमेट से या आपकी जलवायु से संबंधित है, सर्दी गर्मी, पॉल्यूशन, फलाना ढिमका, ये सब, कहाँ आप रहते हैं, मौसम, ये सब जो है आपके फिजिकल एनवायरमेंट में आएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इस शरीर की हाइट वाइट की बात नहीं हो रही यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इतना हल्का सा क्वेश्चन था और आप बिल्कुल चारों खाने चित जिसको बोलते हैं वो स्थिति बन गई आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी हैं, तो क्या बताओगे? जीन पियाजे ने। वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब बौद्धिक विकास का ही तो हिस्सा है। और पियाजे वाइगोत्स्की ने इसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट की थियरीज दी हैं, जिसको हम PCSE कहते हैं ना। ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या वो तो बता दो, इलाज है हर चीज का। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी संज्ञान के या मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, मानसिक विकास का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। क्रिएटिविटी, क्या दिमाग से जुड़ी हुई नहीं है क्रिएटिविटी? विचार नए नए कहाँ आते हैं? दिमाग में ही आते हैं ना, तो क्रिएटिविटी है भाई। थिंकिंग बिल्कुल है। टॉलरेंस हमें नहीं पता। इमेजिनेशन एकदम, अगर आप इमेजिन कहाँ से करते हैं? दिमाग से करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? दिमाग में ही तो हो रहे हैं। कुछ नया सोच पा रहे हैं, दिमाग से ही तो सोच रहे हैं। लेकिन ये जो टॉलरेंस है, ये जरूरी नहीं है कि हम कहें कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ये आपका सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, आपके इमोशनल एस्पेक्ट का पार्ट हो सकता है, कि आप कितने इमोशनली डेवलप्ड हैं, कितना आप सह सकते हैं, टॉलरेंस कितनी है ना। भाई नेचर है ना, महेंद्र सिंह धोनी का जो टेम्परामेंट है वो एकदम अलग होगा, विराट कोहली का एकदम अलग है। तो वो उसमें बहुत सारे पहलू होंगे, जरूरी नहीं है कि हम ये कह देंगे इनमें दिमाग ज्यादा है उनमें कम है, या ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। ये नेचर का पार्ट है। नेचर एज एन आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है। ये कॉग्निटिव या संज्ञान का इससे लेना देना नहीं है कि आपका टेम्परामेंट, कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत जीनियस होते हुए बहुत शांत लोग भी मिल जाएंगे आपको, बहुत टॉलरेंट भी मिल जाएंगे, और बहुत जीनियस होते हुए बेचैन आत्मा भी मिल जाएंगे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आप देख सकते हैं, बढ़िया झगड़ते रहते हैं। तो ये सहनशीलता को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक, बहुत स्मार्ट होने के बावजूद आप बहुत खराब व्यक्ति हो सकते हैं, इनटॉलरेंट हो सकते हैं, है ना। बहुत ही आप ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं और फिर भी धर्म जाति के नाम पे जो है बांटते रहते हैं लोगों को, या ऐसी बातें कहते हैं आपके कानों से खून निकल जाए, इतनी अजीब बातें कहते हैं, वो दूसरे धर्म को झेलना ही नहीं चाहते, इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा है। तो हर तरह के लोग हैं, तो इसका संज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि ये आपके दिमाग के विकास से इसका कोई संबंध नहीं, ये सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट में आ जाएगा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा अगर पूछा भी जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिबेलियन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस।
यानी विद्रोह की भावना या फीलिंग ऑफ रिबेलियन या फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये जो टेंडेंसी है या ये जो भावना है, ये किस एक स्टेज से विकास की जुड़ी हुई है, डेवलपमेंट की किस स्टेज से जुड़ी हुई है? चाइल्डहुड, जिसको हम 2 से 12 वर्ष कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, प्री एडोलसेंस 12 से 16 वर्ष, मिडल एडोलसेंस 16 से 18। मिडल की जगह इसको आप लेटर भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर लेटर अलग से नहीं दिया होता तो आपको इसी से काम चलाना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है कई लोग दे रहे हैं, बट इसका जवाब जो है वो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे? मध्य किशोरावस्था। 16 से 18 में तो इतना ज्यादा रिवोल्ट की भावना बच्चे में आने लगती है, वो कहता है मैं एक इंडिविजुअल हूं, क्या तुम्हारा समाज, क्या तुम्हारी बातें, है ना, मुझे मेरे हिसाब से जीना है, दुनिया बदल देंगे, है ना। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, घर वालों से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, टीचर्स से बहुत लड़ाई झगड़े कई बार हो जाते हैं, तो विचारों का मतभेद बहुत ज्यादा है इस उम्र में, वो टेंडेंसी ऑफ रिवोल्ट है, विद्रोह की भावना। मध्य किशोरावस्था 16 से 18 में ये पीक पे है। वैसे पूछा जाए तो सिर्फ एक आंसर इसका हो सकता था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष, लेकिन क्योंकि आपको 4 ऑप्शन अलग दे दिए गए, तो जब हम किशोरावस्था को 12 से 18 को बांटते हैं तो 12 से 16 को हम अर्ली या प्री एडोलेसेंस कहते हैं, और जो लेटर एडोलेसेंस कहते हैं 16 से 18 को। मिडल तो आपको बीच में से ही निकालना होता है कि 12 से 16 लिख दिया, और अगर मिडल निकालना हो तो आप कह देंगे 14 से 16 कह देंगे, तो वो मिडल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही चाइल्डहुड में भी है कि लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड के बीच के कोई 3 साल निकाल लो तो वो मिडल में पहुंच जाता है कि 8 से 11, 6 से 8, इस तरह से वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ठीक, तो ये मिडल एडोलेसेंस है। अगर एडोलेसेंस में भी बांट के देखना हो कि रिवोल्ट कहाँ है सबसे ज्यादा, तो यहाँ है। एनीवे, प्री एडोलेसेंस में आपके प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, चेंजेस तो यहाँ भी हैं, बट यहाँ वो और तेज हो जाएंगे मध्य किशोरावस्था में या लेटर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी गतिक विकास में या मोटर डेवलपमेंट में। क्या है मोटर डेवलपमेंट? दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, जितने भी काम शरीर से हो रहे हैं जिसमें गति शामिल है। मोटर, आप देखते हैं घर में मोटर चलाते हुए कई लोगों के यहाँ पानी वानी आता होगा, तो मोटर क्या कर रही है? गति कर रही है। तो ऐसे ही गति करने से संबंधित जो विकास का प्रकार है वो गतिक विकास या गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। और ये किसके अंदर आएगा? गति करना किसका पार्ट है? फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, शारीरिक विकास का पार्ट है। और ये GF से आपको याद कराया हुआ है कि फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आपका मोटर डेवलपमेंट, यानी गत्यात्मक विकास, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना। और इसमें भी 2 दिशाएं हैं। GF, आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की। और ये किस दिशा में जाता है? ग्रॉस टू फाइन, GF, G से F की तरफ जाएगा, ठीक है ना, गर्ल के बाद फ्रेंड। तो GF कहां दिख रहा है आपको? जो मोटर डेवलपमेंट की दिशा है वो क्या होनी चाहिए? 74% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ, या जनरल टू स्पेसिफिक भी आप इसको कह सकते हो। स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर जो है दिशा इसकी होती है। ग्रॉस का मतलब है यहां पे बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल, चलना बच्चा पहले सीखेगा, दौड़ना बच्चा जो है पहले सीखेगा लिखना सीखने से। समझ रहे हो बात को? तो ग्रॉस टू फाइन, पहले सामान्य गतिविधियां जो पूरे शरीर से हो रही हैं, चलना फिरना, चीजों को उठाना, लेकिन स्पेसिफिक क्या है? या फाइन मोटर स्किल्स, आपकी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, बड़ी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन, ग्रॉस यानी स्थूल गतिक कौशल, भारी या बड़ी मांसपेशियां, आर्म्स की, लेग्स की, वॉक करना, जंप करना, रनिंग करना, ये सब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। फाइन में क्या है? लिखना, सुई से कुछ सीना या सिलना बेसिकली, या सुई में धागा पिरोना, आपकी आंखों की और उंगलियों की मसल्स का हैंड आई कोऑर्डिनेशन जहां इन्वॉल्व है, या हैंड और आईज या फिंगर्स और आईज का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, बैलेंस है, वो इंक्लूडेड है। जैसे लिखने में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, आईलाइनर लगाने में, ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल है। तो ये आईलाइनर लगाना आप बाद में सीखते हो, पहले तो आप चलना फिरना ही सीख लेते हो, लिखना बाद में सीखते हो, पहले वॉक करना सीख लेते हो। तो ग्रॉस टू फाइन जाता है, ड्राइंग पेंटिंग सब आपका फाइन मोटर में आएगा, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका सही जवाब, बाकी कोई और सेंस बनाता ही नहीं। फाइन से ग्रॉस नहीं जाएगा, ग्रॉस टू फाइन जाएगा। GF तभी याद रखना है आपको। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो आपकी चलने फिरने वाली दिशाओं की बात वहां पे होगी, जो कि यहां बन नहीं रही है बात, ठीक है। हेड टू टो और सेंटर टू पेरिफेरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ड्यूरिंग अ टास्क यशिका इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। एक टास्क, एक काम करते हुए यशिका एक बच्ची है जो खुद से ही बातें कर रही है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी वाइगोत्स्की का जो विचार है भाषा और विचार पे, अगर उसके अनुसार जाएं तो दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ व्हाट? भाई ये प्राइवेट स्पीच है क्योंकि बच्चा खुद से बात कर रहा है, सेल्फ टॉक।
सेल्फ टॉक किसका पार्ट है अगर वाइगॉत्स्की की माने तो ये निज भाषा या निजी भाषा, ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं इसको वाइगॉत्स्की, 3 से 6 वर्ष में आती है ना। इसी को ईगो सेंट्रिक स्पीच पियाजे कह देते हैं, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसको शामिल करेंगे 2 से 7 वर्ष। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, तो अगर वाइगॉत्स्की की माने तो ये खुद से बात करना, मान लो वो कोई सुई में धागा पिरो रहा है, कोई गेम खेल रहा है, अपनी गाड़ी का कोई पार्ट जोड़ रहा है, तो वो कह रहा है अरे बुद्धू ऐसे नहीं ऐसे लगाते हैं, ये वाला कलर इसमें आएगा, तो ये खुद से बातें कर रहा है। कपड़े की तय करते हुए वो खुद से बातें कर रहा है, अपनी साइकिल को साफ करते हुए खुद से बातें कर रहा है, देखो कितनी गंदी हो गई है, खुद के एक्शंस को दिशा दे रहा है बेसिकली। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ डायरेक्शन कहेंगे हम इसको। ये हेल्पफुल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, उसके बौद्धिक विकास में। क्यों? क्योंकि वो खुद को दिशा दे रहा है, खुद से ही बातें करके। जब आप पेपर सॉल्व करने जाते हैं खुद से बातें करते हैं, अरे ये वाला नहीं ये वाला होगा, अरे हिमांशी ने ये बताया था, हमने तो ये पढ़ा था, खुद से बातें कर रहे हैं। कई बार टीचर आके एग्जामिनर आपको चुप कराता है, भाई क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हो, तो आप कहोगे खुद से बातें कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। कहना मत, चुपचाप से सुन लेना, नहीं तो कॉपी वॉपी छीन के भगा दिए जाओगे। पंगे नहीं लेने पेपर में एग्जामिनर से, है ना। वो कहा जाता है ना, पानी में रह के मगर से बैठ नहीं किया जाता, तो आप एग्जामिनर से पंगे नहीं लेने आपको। देखिए, सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन, सेल्फ डायरेक्शन, बच्ची खुद को ही डायरेक्शन दे रही है कोई एक्टिविटी करते हुए। जब वो खुद से बात कर रही है तो वाइगॉत्स्की कहेंगे वो खुद को डायरेक्ट कर रही है, सेल्फ रेगुलेट कर रही है, ये हेल्पफुल है उसके दिमाग के विकास में। वहीं ईगोसेंट्रिज्म पियाजे कहेंगे कि वो तो कॉग्निटिवली इमेच्योर है, इसलिए बोल बोल के बातें कर रही है। क्योंकि यहां व्यक्ति किसी और से बातें नहीं कर रहा, खुद से बातें कर रहा है बोल बोल के। समझ रहे हो बात को? ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं है ये। अगर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी मानते भी तो पियाजे के अकॉर्डिंग मानी जाती, वैसे नहीं। एनीवे, तो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ डायरेक्शन, बच्चा खुद को ही दिशा दे रहा है 3 से 6 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पे प्राइवेट स्पीच पे हर बार। क्वेश्चंस या टॉपिक सारे वही इंक्लूडेड हैं जो पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे अनटिल अनलेस सिलेबस में कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, ऐसा एकदम रातों रात बदल दें, वो इस बार तो हो नहीं रहा बिल्कुल भी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, यानी ये जो आपके लास्ट के पेडागोजी इन लर्निंग एंड पेडागोजी जो 10 नंबर की यूनिट है सीटेट में, उसका सवाल है ना। एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए क्योंकि टॉपिक सारे ही ऐसे हैं जिनसे सवाल आते हैं। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, यानी इफेक्टिव टीचिंग, बेहतरीन टीचिंग, जो प्रभावी शिक्षण है, उसमें क्या शामिल होगा? पहला है टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की सामवेगिक नीड्स का, उनके इमोशंस का, उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। यानी बच्चे कंफर्टेबल महसूस करें कि हाँ यार ये हमारा टीचर है, ये वाली मैम आती है तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के इमोशंस को इंक्लूड कर ले रही है, क्यों? उनके साथ अच्छा लगता है, किसी क्लास आपको अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि आप इंक्लूडेड फील कर रहे हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप इमोशनली सेफ फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये टीचर बेइज्जती कर देगा 4 बच्चों में, है ना, या कुछ भी कह देगा। तो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि इमोशनली सेफ महसूस कर रहे हैं आप, इमोशनल नीड्स आपकी केटर हो रही है बच्चे की। ठीक है। अडेप्टिंग करिकुलम एंड असेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स नीड्स, यानी वो टीचर जो करिकुलम और आकलन, यानी पढ़ाने के तरीके, एक्टिविटीज और टेस्ट करने के तरीके में भी चेंज लाए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग। अलग अलग बच्चे से अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। एक बच्चा जब आपको पता है कि ये बोल के बहुत अच्छा सुना सकता है तो आप उससे ओरल टेस्ट ले लेंगे। एक बच्चा हो सकता है जिसको डिसलेक्सिया हो, उससे अलग तरीके से आप टेस्ट ले लेंगे, या उसको पढ़ाने के तरीके कई डिफरेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग बच्चों के लिए आप अडेप्ट कर रहे हैं, मेथड चेंज कर ले रहे हैं। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग फॉर पीयर इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतरीन चीज है पूरे टीचिंग सिस्टम में। अगर आप इसको पॉजिटिव टर्म में देखना चाहें तो ये बेस्ट टर्म है कि लचीलापन होना चाहिए आपके मेथड्स में, पीयर इंटरेक्शन में जो ग्रुप कर रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबिलिटी, अगर 4 बच्चे हैं एक दूसरे के साथ नहीं चाह रहे, दूसरे ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, कर दो। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम, ये वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ऐसे टर्म है जो 99% केस में आंख बंद करके काम कर जाते हैं। नहीं तो ये जो कीवर्ड वाला गेम है वो उल्टा पड़ जाता है कई बार। लेकिन रिजिड नेगेटिव ही मानेंगे हम इसको, अगर नॉट ना लिखा हो पहले तो। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, अगर आप एक ही तरीके से क्लासरूम को मैनेज करेंगे डंडा लेके या वॉटएवर जो भी वे है, तो वो तरीका सही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन आप लोग 85% लोग जवाब दे भी रहे हैं। जिसमें ज्यादातर लोग सही जवाब देंगे उसको मैं थोड़ा जल्दी में डिस्कस करके निकल जाऊंगी आगे से, यहाँ पे आंसर देख करके। जिसमें आप लोग फंस रहे हैं वो जो है आपका ज्यादा डिस्कस करेंगे उसको। देखो, रिजिड नहीं होना चाहिए, एक ही मेथड या एक ही कठोर कक्षा नियंत्रण नहीं कि बस एक ही तरीका अपनाएंगे दूसरा तरीका देखेंगे ही नहीं। दैट इज नॉट द राइट वे। राहुल फोन मत चलाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अभी हमने वो पढ़ा था ना कि फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट से संबंधित या सोशल रियलिटी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहां बनते हैं, तो दिमाग में बनते हैं। अब सीधा सीधा पूछ लिया है आपसे कि
बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आता है या मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में आपको उनके कॉन्सेप्ट्स के डेवलपमेंट को बेहतर कराना है कि उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से विकसित हों, है ना। इसके लिए क्या करना होगा? पहला है कि पनिशिंग स्टूडेंट्स टिल दे मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। बच्चों को दंड देते रहो जब तक वो चेंज ना हो जाए। तो पनिशमेंट देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बच्चों को मुर्गा मुर्गी आंखें दिखाना अलाउड नहीं है। ये लीगली आप पे एक्शन हो सकता है ना। टीचर्स हैं अभी भी जो ये करते हैं, बट ये लीगली अलाउड नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस बात को बिल्कुल कंडेम करता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को मुर्गा मुर्गी बनाना, आंखें दिखाना, ये सब अलाउड नहीं है। तो आप पनिश करके कोई भी कॉन्सेप्चुअल चेंज या कोई भी अच्छा काम पनिशमेंट से तो नहीं होने वाला। वो बात अलग है, हमारा नेचर ऐसा बन गया है कि जब हम मतलब वो कहानी अलग है, लेकिन बच्चों को आपको ऐसे बड़ा नहीं करना है या उनको डेवलप ऐसे नहीं करना है। नहीं तो आप देखेंगे कि पनिशमेंट बहुत इफेक्टिव शामिल होती तरीका, कई बार प्रभावी तरीका शामिल हो जाता बन जाता है कि वो व्यक्ति जो इंडिया में ऐसे लिटा लिटा के रेड लाइट जंप करते हुए भागता हुआ रहता है, वही व्यक्ति दुबई में या सऊदी अरेबिया में जाकर के बहुत तमीज से जो है अपने व्हीकल चला रहा है और बहुत तमीज से सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो पनिशमेंट का डर काम तो करा देता है। चालान लगने लग जाए स्ट्रिक्टली, सब घर से हेलमेट लगा के निकलना शुरू कर देते हैं। जहां चालान नहीं है, छोटे शहरों में आप देख लो, बहुत सारे लोग अभी भी आपको बिना हेलमेट के देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहां, तो वो एक बात है, क्योंकि वो हमने ऐसे ही बड़ा ही ऐसे कर दिया सबको। पूरा जो डेवलपमेंट की कहानी है, वहां माहौल ही ऐसा, कल्चर ही ऐसा बन गया कि पनिशमेंट के डर से लोग कुछ करते हैं। लेकिन आइडियली ये होना नहीं चाहिए। अगर आप बच्चों को ठीक से विकसित कर रहे हैं, सही माहौल दे रहे हैं, तो पनिशमेंट की उसमें कोई जगह नहीं है। स्पेशली कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या कुछ भी अच्छा पनिशमेंट के माध्यम से नहीं आएगा। ये मान के चलना है, एज अ टीचर आपको पनिशमेंट से दूर रहना है। गेटिंग चिल्ड्रन टू फॉरगेट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न न्यू वंस बाय रोट मेमोराइजेशन। रटंत विद्या चलंत नाही, रट्टा लगा के कुछ भी याद नहीं करवाना है। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम बच्चों को एक्टिविटी करके सिखवाना है। तो ये भी हट जाता है। सी ऑप्शन जो कि आप लोग 86% लोग दे भी रहे हैं जवाब, गिव अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज रीजनिंग। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, और बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव यही लग रहा है। अभी फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स ईच टाइम दे मेक अ कॉन्सेप्चुअल चेंज इन देयर स्कीमा। अगर वो अपने दिमाग में, स्कीमा मतलब जो उनका मेंटल स्ट्रक्चर है ना, जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। प्याजे ने इस वर्ड को यूज किया, बनाया तो मतलब इसको दिया तो अलग कहानी है, वो आपके जेरोम ब्रूनर ने था, बट प्याजे की थियरी में ये खूब यूज होता है। तो रिवॉर्ड करते रहना। अगर हर बात पे आप एक रिवॉर्ड देते रहोगे, ले बेटा टॉफी, एक सवाल सही कर दिया, ले बेटा टॉफी, बेटा के लिए टॉफी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट या वो सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। दूसरी बात, एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा बहुत टॉफी खा लिया, मुझे टॉफी चाहिए ही नहीं, जाओ बैंड बजाओ। तो आप क्या करेंगे? तो हर चीज में अगर रिवॉर्ड पनिशमेंट का ही हम यूज करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। कई बार शुरुआत कराने के लिए किसी चीज की रिवॉर्ड एक तरीका हो सकता है कि आप अपना रहे हो, बट इट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग और टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनाम दे करके या पनिशमेंट दे करके या रट्टा लगवा करके, नहीं। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, और बच्चा एक्टिव है थर्ड ऑप्शन में कि आप उदाहरण दीजिए बच्चे को, और गैर उदाहरण, नॉन एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल क्या है? इससे क्लैरिटी मिलती है। आपने बताया ये बर्ड्स के उदाहरण हैं, यानी पक्षियों के उदाहरण में आपने बताया तोता, मैना, कबूतर, फलाना, ये सब गौरैया, ये सब क्या है? बर्ड्स हैं। आपने नॉन एग्जाम्पल में बताया देखो ये हेलीकॉप्टर जा रहा है उड़ते हुए, लेकिन ये बर्ड नहीं है। तो गैर उदाहरण जो है वो इनडायरेक्टली क्लैरिटी ला रहा है उस कॉन्सेप्ट में। तो इस ये एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देना जरूरी होता है क्लैरिटी के लिए। और बच्चों से डिस्कशन अगर आप करा रहे हैं, रीजनिंग तर्क का अगर वो यूज कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट उनके बेहतर होंगे कि चर्चा कर रहे हैं। जब हम प्याजे के क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है ये, ना कि सोशल डेवलपमेंट जो हम शुरुआत में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। या सारे ही क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन ही तो कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो। तो आप भी एक्टिव, मैं भी एक्टिव। तो टीचर स्टूडेंट जहां एक्टिव, बेहतरीन लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है, कौन सी गिफ्टेडनेस वाले बच्चे की। यानी वो बच्चा जो मेधावी है, वो बच्चा जो गिफ्टेड है या प्रतिभाशाली है ना, देश के लिए धरोहर है, या मैं कहूं एसेट है। ठीक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टाइप लोग, या फिर हम एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें जिनका आईक्यू इतना ज्यादा था। गिफ्टेडनेस के कई तरीके हो सकते हैं पहचानने के, जिसमें से आईक्यू एक है ही, है ना। तो अगर हम देखते हैं यहां, हाँ भाई साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे, नहीं किया है तो ये सब मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता पढ़ाते समय, आप लोग कहते हो तो दिख जाता है, ठीक है। तो टीम को भी मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस। भाई एक बच्चा जो मेधावी
है उसका लक्षण नहीं है, नॉट, गिफ्टेडनेस का उदाहरण नहीं है। देखते हैं, यानी एक बच्चा जो हाई आईक्यू नहीं रखता या बहुत मेधावी नहीं है, कौन सा बच्चा होगा पहचानना है आपको। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, एसीसी से मैंने आपको याद कराया हुआ है, जो लोग नए जुड़े हैं अभी बता दूंगी, ठीक। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है? उच्च स्तर का समर्पित भाव या कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी कि पहाड़ के सीने को चीर करके रास्ता बना देना है, कमिटमेंट है कि पेपर तो निकालना है चाहे कुछ हो जाए, कमिटमेंट है ना। तो हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेफर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क्स, हाँ गिफ्टेड बच्चे जो है कई बार खुद से इंडिपेंडेंटली काम ये बेहतर कर पाते हैं, लोगों के साथ मैनेज करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। यानी इनको ऐसा नहीं है कि 4 लोग चाहिए, अरे बहन बाजार से सामान लाना है, तू भी चल, ये भी चल, वो भी चल। मैं देखती हूँ लोग हेयर कट कराने अकेले नहीं जा सकते हैं, है ना, उनको हर चीज में 4 लोग साथ चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, 4 लोग साथ चाहिए, यारी दोस्ती सबकी होनी चाहिए, सारा कुछ सही है। बट अगर आप यही सोचेंगे कि कोई मेरे साथ होगा तब मैं काम करूंगी, तब मैं तैयारी करूंगी, तब मैं जीवन जीऊंगी, तब मैं नौकरी लूंगी, या मैं तो नौकरी अपने शहर में ही लूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं और किसी स्टेट में, तो फिर आधा जीवन आपका गया तबाही में, है ना। फिर आप बिल्कुल पक्का है कि किसी ना किसी दिन आप इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे जिसकी हद नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रेफर करते हैं वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, के ज्यादा इंतजार में नहीं है कि कोई और आजादी के लिए लड़ेगा तब हम लड़ेंगे। अगर यही सोचा होता सबने, भगत सिंह ने और गांधी जी ने और सबने, तो फिर तो कोई नहीं लड़ता। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, लोग तो बाद में साथ आते हैं ना, ये चैनल शुरू हुआ था तो अकेले ही शुरू हुआ था, आज ऐसे बहुत चैनल्स जो है इंस्पायर होकर के शुरू हो गए, सेम मेथड से पढ़ाते हैं लोग। तो अगर वो अकेले नहीं शुरू हुआ होता तो आप लोग भी साथ नहीं आते, सिंपल है। तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, यानी आपकी जो क्षमता है मल्टीपल ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की, जब आप किसी समस्या पे काम कर रहे हैं कि यार इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी समस्या के समाधान के 50 तरीके हो सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके आते हैं, क्रिएटिविटी का उदाहरण है। और गिफ्टेड लोग क्रिएटिव भी होते हैं। एंड ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, ये जो है गिफ्टेडनेस का लक्षण नहीं है। गिफ्टेड बच्चे बोर्ड महसूस करते हैं यदि बहुत बार सेम चीज रिपीट ही होती रहे तो, है ना। किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता, ये तो सही है, लेकिन ये देखो हिंदी में जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये पता नहीं कैसी मिस्टेक है, एक बार आज उनको बोलना, टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। हिंदी में थर्ड ऑप्शन सही है और इंग्लिश में जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, ये नहीं होती इनमें कि ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, बल्कि गिफ्टेड बच्चा या हाई आईक्यू वाला जो बच्चा है वो बोर्ड महसूस करेगा यदि आप बहुत इजी टास्क उसको देंगे क्लास में। तो इसलिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स वाले क्वेश्चन आपको गिफ्टेड बच्चे को देने होते हैं ताकि उसको चैलेंजिंग टास्क मिलता रहे, और उसका क्योंकि दिमाग का लेवल ज्यादा है, वो चीजें जल्दी कर लेता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर लेता है। तो आपको उस लेवल के क्वेश्चंस, तभी आप देखते हैं गिफ्टेड बच्चा क्या है, ओलंपियाड में भी जा रहा है, कहीं और कॉम्पिटिशन हो रहा है वहां भी जा रहा है ना। क्योंकि अगर आप उसको सेम तरह का टास्क देते रहेंगे तो वो बोर्ड महसूस करेगा, उसको चैलेंज चाहिए। जैसे ये सिलेबस चेंज नहीं हो रहा तो थोड़े बहुत बोरियत तो सबको ही होती है भाई, मुझे भी होती है। तो अगर हम देखें, लेकिन काम है, ड्यूटी है, आप लोगों के लिए तो पहली बार है ना, ये आप लोगों का पेपर निकल जाएगा, सुकून है। तो अगर हम देखें ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क, ये कोई गिफ्टेडनेस का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों हैं कि मल्टीपल तरीके ढूंढ लेते हैं किसी काम को करने का, इंडिपेंडेंस अच्छी खासी होती है, कमिटमेंट का लेवल हाई है, और 3 तरीके हैं, ये एसीसी से आप पहचान सकते हो कि ये रेंजोली ने एक 3 रिंग मॉडल दिया है जिसमें ये 3 चीजें हैं। हाई एबिलिटी, यानी वो बच्चा जो गिफ्टेड है उसमें क्षमता ज्यादा है, किसी चीज को करने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी जल्दी समझ जाता है, चीजों को जल्दी सीख लेता है। हाई कमिटमेंट, यानी चीजों पे टिके रहना। अब देखना वो अलग चीज थी जो यहां पे लिखा हुआ था ना कि ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, इसको कमिटमेंट नहीं कहते। सेम टास्क को रिपीट करना कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट ये है कि दशरथ मांझी ने कमिटमेंट ले ली कि अब तो खुद की भी नहीं सुनेंगे और पहाड़ को चीर करके एक रास्ता बनाएंगे, तो कितना भी फेलियर आ जाए लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो सॉल्व करनी है। दिस इज कमिटमेंट, दिस इज दृढ़ता। सेम टास्क को बस रिपीट करते रहना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसको कमिटमेंट नहीं कहेंगे कि एक पेज को 50 बार लिख दिया तो वो कमिटमेंट है, वो बोर्डम हो जाएगा इनके लिए। हाई कमिटमेंट यानी दृढ़ता, तो उच्च क्षमता है, उच्च दृढ़ता है, और क्या है, हाई क्रिएटिविटी, कुछ नए ढंग से करना किसी चीज को, ये इनमें इच्छा बहुत ज्यादा है कि यार कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। तो ये 3 चीजें इनमें होती है। रेंजोली के 3 रिंग मॉडल में ये गिफ्टेडनेस की निशानी है। और अगर इन जनरल में बात करूं कि प्रतिभाशाली बच्चों में हाई आईक्यू हो सकता है, इसके अलावा ये 3 लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप सिर्फ हाई आईक्यू से ही मापेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपकी ये डाइवर्जेंट थिंकर्स हो सकते हैं और चैलेंजिंग टास्क पे लगे रहते हैं, वो एक क्षमता है। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासा, सवाल बहुत पूछते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड, है ना। अपने से बड़ी एज के लोग दोस्त मिल जाएंगे,
मेमोरी शार्प होगी, इमेजिनेशन अच्छा होगा, ये सब गिफ्टेडनेस की निशानियां हैं। एनीवे, अटेंशन अच्छा होगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहां गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, नॉट पूछा था हमसे। बाकी तीनों तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं गिफ्टेडनेस के। ठीक है, 130 प्लस आईक्यू है तो हम कह देंगे कि गिफ्टेड वाला आईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। और गिफ्टेडनेस के और भी 2-3 तरीके होते हैं गिफ्टेडनेस को पहचानने के। जैसे एक व्यक्ति जिसका अभी मैं आपको बता देती हूँ एक बार इसको डिस्कस करके, ये आप जवाब बाद में देते रहना, है ना। जैसे गिफ्टेडनेस में 2-3 और चीजें हैं कि अगर आपको गिफ्टेड बच्चा 3 तरीके से गिफ्टेड हो सकता है। जैसे हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में वही होगा कि एकेडमिक्स में अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में टॉपर टाइप, है ना, टॉपर नैना टाइप। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी आईक्यू ज्यादा होगा। दूसरा क्या है आपका, क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करना। अब एमएफ हुसैन को आप नहीं कहेंगे कि वो गिफ्टेड है, बिल्कुल गिफ्टेड है। क्या सचिन तेंदुलकर गिफ्टेड नहीं है, बिल्कुल गिफ्टेड है। आईक्यू हमें नहीं पता किसी का भी, यहां पे जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हों। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हम एकेडमिक वाले को मानते हैं, क्रिएटिविटी और टैलेंटेड, टैलेंटेड बच्चे। तो ये 3 प्रकार से लोग गिफ्टेड हो सकते हैं, यानी हाई आईक्यू वाले, क्रिएटिविटी और टैलेंट अगर कोई स्पेशल है किसी में तो। ठीक है ना, तो ये कहानी है, आगे बढ़ेंगे। बाकी गिफ्टेडनेस में आईक्यू के टर्म में देखेंगे तो 130 प्लस वाले को हम गिफ्टेड कह रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशन को कौन सी एक स्ट्रेटजी है या तकनीक है, विधि है जो प्रमोट नहीं करती, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑपोजिट है, उल्टा है। तो पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग अच्छी है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, लचीले तरीकों से सिखाओ आप। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी मल्टीपल लेवल ऑफ टीचिंग और लर्निंग, यानी इंस्ट्रक्शन का कोई यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि डिफरेंशिएटेड है। ये तो बहुत पॉजिटिव मानते हैं हम इसको कि अलग अलग मेथड से आप सिखा रहे हैं। वेरीड लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, यानी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सब तरह के लेवल आपने इंक्लूड किए हुए हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग ये जस्ट उल्टा है इंक्लूजन की फिलॉसफी का, कि आप एबिलिटी वाइज ग्रुप कर दे रहे हैं बच्चे को, कि जो फर्स्ट आते हैं बच्चे जिनके 90% नंबर है उनको ए सेक्शन में डाल देंगे, जो 33% ला रहे हैं वो डी सेक्शन में डालेंगे। तो ये एबिलिटी ग्रुपिंग जस्ट ऑपोजिट हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो ये जरूरत पड़ने पे किया जाए, लेकिन इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत अच्छा तरीका नहीं मानते कि आप इंक्लूसिव का मतलब है हर तरह का बच्चा एक क्लास में सीख सके, है ना, कि एक बच्चा है जो कमजोर बच्चा है फिर वो एक तेज बच्चे से सीख लेगा। तो एबिलिटी ग्रुपिंग ऐसा हो सकता है कई बार करनी पड़े कि भाई मैथ्स में कुछ कमजोर बच्चे हैं, उनको आप स्पेशली स्पेशल क्लासेस दिला रहे हो उन बच्चों को जो मैथ्स में कमजोर हैं, तो आपने एबिलिटी के आधार पे बांट के जो है उनका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन, आपको जरूरत पड़ने पे आप यथोचित समायोजन कर रहे हैं अपनी पाठ्यचर्या में, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करता सी ऑप्शन। तो जो सपोर्ट नहीं करता वही सही है, क्योंकि पूछा ही नहीं था, नॉट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। व्हाट आर द फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, फिजिटिंग, इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग। यानी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। इम्पल्सिविटी यानी कंट्रोल नहीं है इम्पल्स पे, मन किया किसी को लगाने का लगा दिया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। लो अटेंशन स्पैन, ज्यादा देर एक जगह पे टिके नहीं बैठते, बोर हो जाते हैं तुरंत। तुरंत बोर होना प्रॉब्लम है, एक ही टास्क को बार बार करते रहना वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमें बोर होना नहीं आता या हम कमिटेड नहीं रहेंगे किसी टास्क पे या अटेंशन ही पे नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी, हम कैसे सीखेंगे, है ना। तो इम्पल्सिविटी, लो अटेंशन, फिजिटिंग, इधर उधर उछलते कूदते रहेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे, बेचैन से रहेंगे। इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, 1 घंटा नहीं बैठ सकते, 5-5 मिनट के ब्रेक में तोड़ दो तो ईजी हो जाएगा। एडीएचडी, किस बच्चे का लक्षण है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिजिटिंग या ये जो इंपल्सिविटी है ये हाइपर एक्टिविटी है, यानी एक तो है एक्टिविटी, 3-4 साल तक हाइपर एक्टिव ही होते हैं सारे बच्चे, लेकिन बाद में भी अगर सुपर हाइपर एक्टिव है तो दिक्कत बन सकती है कि बच्चे की अटेंशन स्पैन में कमी है। तो आपको पार्ट्स में डिवाइड करके टाइम, इनको लंबे टास्क ना देकर के चंक्स में बांटना होता है टास्क को, ठीक। गिफ्टेडनेस का तो ये उदाहरण नहीं है। ऑटिज्म में जो है आपकी फिजिटिंग वैसे ऑटिज्म में भी आता है, इंपल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, बट ऑटिज्म में स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर को हम बहुत बार शामिल करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे रूटीन में रह लेते हैं, तो ऑटिज्म तो नहीं आएगा यहाँ। हम जा रहे हैं सी के साथ, क्रिएटिविटी का कोई उदाहरण नहीं है, सी का ही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता, बार बार उछल कूद करता रहता है, पूछता रहता है चीजें, ध्यान ज्यादा देर तक एक जगह पे नहीं लगा पाता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल्स मेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए सवाल अभी मैं पढ़ रही हूं इसलिए आपके लिए आसान हो रहा होगा। कई लोग तो जब पेपर में पढ़ेंगे ना सवाल और प्रैक्टिस इनफ नहीं की होगी तो वो ये नहीं है तो उनको दिखता ही नहीं है, उनकी आंखें स्किप कर देती हैं, है ना। जैसे किसी पसंदीदा इंसान को देख के लोग दुनिया भूल जाते हैं, ऐसे ही ये सवाल पढ़ते हुए नॉट भूल जाते हैं लोग।
तो ये आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना है, नहीं तो नंबर चला जाएगा पानी में। तो एनईपी के अकॉर्डिंग कौन सी एक बात सही नहीं है, या एनईपी में कौन सी बात नहीं कही गई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है किस बात को नहीं दर्शाती है। तो पहला ऑप्शन है एनईपी 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। देखिए जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चों को एक्टिव रखने की बात कोई भी पॉलिसी कोई भी फ्रेमवर्क करेगा, ठीक है ना, तो ये तो सही मानेंगे हम। एनईपी 2020 proposes shift from formative to summative, ये हमें गड़बड़ लग रहा है क्योंकि फॉर्मेटिव एक्टिविटी बेस्ड होता है, समेटिव टू फॉर्मेटिव की बात कही गई है कि समेटिव से शिफ्ट करके फॉर्मेटिव पे ले आओ, एक्टिविटी बेस्ड पे ले आओ, ये गलत लग रहा है और यही सही है क्योंकि गलत ही पूछा है। फिर भी बाकी के दो ऑप्शन चेक करेंगे। एनईपी 2020 proposes that apart from assessment by the teacher other ways such as self assessment, peer assessment, 360 डिग्री आकलन, बच्चा खुद का आकलन खुद करे, उसका टीचर उसका आकलन करे, उसके साथी समूह उसके दोस्त उसका आकलन करें, ये तो बात कही गई है, यानी बच्चा एक्टिव है। अगर आपको कुछ नहीं पता आप सिंपल देख लो बच्चा कहां एक्टिव नहीं है, वही ऑप्शन गलत हो जाएगा। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी, कैप CAP, दिमाग, दिल और फिजिकल एक्टिविटी तीनों हो, ये बात एकदम सही है। वेस्ट बंगाल से हूं मैम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सेकंड ऑप्शन ही यहां गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। भाई ये रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक की तरफ नहीं, योगात्मक से रचनात्मक की तरफ, बच्चों को रचनात्मक रखना है, एक्टिव रखना है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी जब हम संज्ञानात्मक विकास की और भाषा विकास की बात कर रहे हैं, भाई आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है अभिजीत। तो अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपके दिमाग का विकास, आपकी भाषा और दिमाग इंटर रिलेटेड है भाई। आज जनरली देखेंगे जिनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक ठाक है, संज्ञान, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब भी ठीक ठीक काम करती हैं, ठीक। अगर हम देखते हैं यहां तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी पहले विचार आया, भाषा बाद में आई। पहले विचार, विचार से भाषा की ओर जा रहे हैं आप, लैंग्वेज टू सॉरी थॉट टू लैंग्वेज, कौन कह रहा है ये संज्ञानात्मक विकास के पक्ष में? जीन प्याजे। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 67%, बहुत बढ़िया। जीन प्याजे कह रहे हैं कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, यानी ये पेन देख के किसी के दिमाग में विचार आया होगा, उस बच्चे के दिमाग में भी जिसके पास भाषा अभी नहीं है, भाषा में भी वो बाद में विकसित करे, तो विचार से भाषा आई, ये प्याजे कह रहे हैं। वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगॉत्स्की इसका उल्टा नहीं कह रहे हैं। कई लोगों को लगता है वाइगॉत्स्की कह रहे हैं लैंग्वेज से थॉट आता है, नहीं, वो कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज साथ साथ चलते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं 3 से 6 वर्ष की उम्र में, कि विचार भी है और भाषा भी है, समानांतर रूप से चल रहे हैं। प्याजे के वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग दोनों पैरेलली चलते हैं और बाद में मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगॉत्स्की कहेंगे कि थॉट और लैंग्वेज। लेकिन प्याजे क्या कह रहे हैं? पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सेवरल टेलीविजन कमर्शियल्स डेपिक्ट मेन एंड वुमेन इन स्टीरियोटिपिकल रोल्स। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट हैं टीवी पे जो महिलाओं और पुरुषों को रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं, जैसे महिलाएं किचन में खाना बना रही होंगी, कपड़े धुलने का ऐड होगा तो महिलाएं दिखा दी जाएंगी उसमें, है ना, और स्कूटी चलाने का ऐड होगा या बाइक चलाने का ऐड होगा या एडवेंचरस काम हो रहे होंगे तो पुरुष दिखा दिए जाएंगे। ये क्या है? स्टीरियोटिपिकल डिपिक्शन है, मतलब मेल्स के लिए या बॉयज मतलब ब्लू कलर और गर्ल्स मतलब पिंक कलर, स्टीरियोटाइप है, दिमाग में बिठा दो जबरदस्ती, रूढ़िवादिता है। कलर का जेंडर से या सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, समाज ने बनाया है, ठीक। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं, यानी जो चला आ रहा है, लॉजिक हो नहीं हो बस चला आ रहा है। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? अब आप एक टीचर हैं, आप जानते हैं ये स्टीरियोटाइप है, लॉजिक नहीं है, बस रूढ़िवादिता है, परंपरा है जी। भैया भी गए थे, चाचा भी गए थे, फलाने भी गए थे, सब जाते हैं पढ़ने लंदन, कभी खुशी कभी गम, परंपरा है। क्यों है किसी को नहीं पता। तो कई बार स्टीरियोटाइप्स बेसिकली स्टीरियोटाइप्स कहे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो इतने अब्यूज हो चुके हैं कि मतलब सबको स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं एक जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट ही नहीं कर रहे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कुप्रथाएं भी आपकी स्टीरियोटाइप में ही चली जाएंगी। बी ऑप्शन कह रहे हैं कितने? 76% लोग। चलिए देखते हैं टीचर को क्या करना चाहिए। शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजनेबल डिसीजन। ये बात सही है कि टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से क्या करे? आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करने को कहे, यानी
बच्चों को प्रोत्साहित करे कि भाई क्रिटिकली एनालाइज करो, यानी फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, साइंटिफिकली क्या एविडेंस है, इस पे चर्चा हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया अरे लड़कियां तो घर का ही काम करती हैं, क्यों करती हैं, अब जैसे ही क्यों आएगा आधे लोगों के पास जवाब नहीं होगा। जो जवाब होगा वो कोई साइंटिफिक या लॉजिकल जवाब नहीं होगा, वो घिसा पिटा जो चला आ रहा है वही जवाब होगा। तो जब चर्चा होगी लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के साथ, साइंटिफिक बातों पे, तो अपने आप ही स्टीरियोटाइप्स धराशाही हो जाएंगे, है ना। एनीवे, तो शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स, नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है कि जो देखा बस एक्सेप्ट कर लिया, क्वेश्चन करना है। शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीच कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट, जो भी कमर्शियल में दिया गया है उस पर कंक्लूजन में पहुंचाओ, नहीं भाई क्रिटिकली डिस्कस करो, हर एक पहलू से देखना, किसी चीज का आकलन करना। शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन शोन इन द कमर्शियल, कि जो दिखाया जा रहा है उसी की नकल करो। तुम लड़की हो घर घर खेलो, लड़का है तो कुछ और खेले, वो जाके मोटरसाइकिल चलाए। तो ये स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि क्रिटिकली एनालाइज किया जाना चाहिए, हर एक पहलू से इस पर डिस्कशन डिबेट होने चाहिए और तब लॉजिक का इस्तेमाल करके कंक्लूजन में पहुंचे आप। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दैट, भाई गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इंटेलिजेंस इज अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, बुद्धि जो है 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है, यानी बढ़ते क्रम में, हायरार्की में, सीढ़ी नुमा जो हम आकृति बोलते हैं हायरार्की को, कि कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता रहता है ये 7 टाइप्स। या फिर इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट ही लेबल्ड एज जी फैक्टर, जी फैक्टर की बात, जनरल इंटेलिजेंस की बात स्पीयरमैन करते हैं, ना कि हार्वर्ड गार्डनर। तो ये तो कोई सेंस बनता नहीं है इसका, कट कर देते हैं इसको। इंटेलिजेंस और लेबल करना है नहीं हमें। इंटेलिजेंस कंप्राइजेज ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, ये बात हमें सुनने में सही लग रही है, 60% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे परसेंट लोग होंगे, कितने परसेंट लोग हैं जो ये सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, 27%। जबकि मैंने आपको ये क्लियर किया है कि भैया हायरार्की में नहीं बांटा है उन्होंने, जो 7 प्रकार हैं, पहली बात तो 8 प्रकार हैं अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, प्रकार तो उससे भी ज्यादा है लेकिन एनसीईआरटी 8 प्रकार को मानती है, आपकी 11th-12th की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी। 7 प्रकार 1983 में थे जब फ्रेम्स ऑफ माइंड करके उनकी एक किताब आई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक आई थी 1983 में, 1983 में हार्वर्ड गार्डनर की, तब उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। और ये 7 टाइप्स या आज की डेट में जो 8 टाइप्स हम पढ़ते हैं वो हायरार्की में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि पहला ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, फिर चौथा ये है, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, ऐसा नहीं है। यहाँ किसी के लेवल नहीं निकलते हैं, 8 अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है जी। तो ये कहना गलत होगा कि कोई हायरार्किकल ऑर्डर है, कोई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर है, ऐसा गलत होगा कहना। उन्होंने सिंपली कहा है कि जो गार्डनर हैं वो प्रपोज करते हैं कि सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती हैं। ए आर रहमान म्यूजिक अच्छा कंपोज कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर फिजिकल एबिलिटी, काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें हो सकती है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो सकती है, ठीक है। टीचर में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है, या कोई भाषण देने वाले व्यक्ति में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है, समझ रहे हो बात को। तो यह काइंस्थेटिक की हमने बात कर ली, विराट कोहली या स्पोर्ट्स पर्सन में, स्मृति मंदाना में क्या हो सकती है, हो क्या सकती है, मतलब है ही आपकी काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है, यानी बॉडी पे पकड़ है। अगर हम बात करते हैं आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस की, यानी दिशाओं का ज्ञान, तो जो कार्टोग्राफर है, मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, स्पेस से रिलेटेड उनको समझ में आती है चीजें। जो गार्डनर, जिनको फार्मर्स हो गए या जिनको नेचर का शौक है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसी 8 प्रकार हैं, ठीक है जी। प्रकार तो और भी हैं, फिर एग्जिस्टेंशियल भी आ जाता है, वो सब नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि आपके सिलेबस में 8 ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स द चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इन स्टेज 3, भाई 6 स्टेज हैं कोहलबर्ग की थियोरी में नैतिक विकास की। मॉरल डेवलपमेंट मतलब सही और गलत का विकास। मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, द गोल्डन रूल रेफर्स टू द स्टेज वेयर, भाई आपको स्टेज 3 में जहां पे बात हो रही है कि मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशंस, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, म्यूचुअल इंटरेस्ट, टिट फॉर टैट, जिसको हम नहीं, टिट फॉर टैट तो सेकंड हो जाएगा। म्यूचुअल रिलेशन मतलब प्रेज चाहिए आपको, तो आप चाहते हैं कि रिलेशंस म्यूचुअली बने रहें, ठीक है ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो 3rd स्टेज है आपकी कोहलबर्ग की, अभी हम स्टेजेस पे डिस्कशन करेंगे, तो आप जवाब दीजिए कितने लोग हैं। 4th को कह रहे हैं 35% लोग समझते हैं। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स,
यानी वो दूसरों को प्लीज करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। या फिर द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द सोशल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटीज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ये फोर्थ स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है कि भाई अगर टीचर पढ़ाना छोड़ देगा, आप पढ़ना छोड़ देंगे, दुनिया चलना छोड़ देगी, भाई फिर तो कोई कुछ भी काम ना करे, ऑर्डर खत्म ही हो जाएगा, कोई रूल्स को फॉलो ना करे, कोई अपना काम ना करे, तो कैसे चलेगा। थर्ड है राइट एक्शंस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, नीड्स एंड राइट्स विच आर यूनानिमसली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। ये अगेन फिफ्थ स्टेज हो जाएगी कि भाई कुछ नियम बनाए गए हैं, समाज के भले के लिए बनाए गए हैं, सबने माने हैं तभी वो नियम है, नहीं मानेंगे तो धरना करके बदल देंगे। फिफ्थ स्टेज है। हमसे पूछ रहा है स्टेज 3, द चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। यानी जो बच्चा है वो ना सिर्फ अपने दिमाग में नॉर्म्स को समाज के ध्यान में रखता है बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल, कि किस हद तक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो है वो एप्लीकेबल है। ये भी आपकी लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल में। बात हो रही है थर्ड की, तो थर्ड के हिसाब से सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। आप लोग कैसे फोर्थ का जवाब दे रहे हैं यार, मुझे चक्कर आ जाएंगे अगर आप फोर्थ कहोगे तो। बच्चा ना सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। थर्ड स्टेज में इतनी उसको पड़ी नहीं है, आप तो उसकी तारीफ कर दो, वो तो इसलिए फर्स्ट आता है क्योंकि मम्मी जो है मेरा शाबाश बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेस्ट बेटी है ना, मुझे तुम पे गर्व है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। थर्ड स्टेज इतना नहीं वो विकसित हुआ कि उसको समाज की कुछ पड़ी है वहां पे बहुत ज्यादा। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स। हेल्प भी पता नहीं वो कितना करना चाह रहा है बट प्लीज तो पक्का करना चाहता है। दिखाना एक बार ये लोग इतने उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हैं, क्यों ये फोर्थ ऑप्शन पे इतने अडिग हैं? ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या मैं? कमेंट करके बताओ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, शॉर्ट करें या ठीक चल रहा है? करो कमेंट में, एक बार देख रही हूँ। मेरा गला जो है वो चला ही गया है, इतना मैं पूरी एनर्जी लग जाती है बोलने में ना। बेस्ट, अच्छा जी धन्यवाद। नींद में हो क्या? नहीं मैं तो नींद में नहीं हूँ, थकी हुई हूँ बस। या अपना बता रहे हो? अपना बता रहे हो तो बात अलग है। देखो अपना बता रहे हो तो कोई क्या ही करेगा इसमें। 47% मैं रो दूंगी अगर आपने और थोड़ी देर तक यही जवाब दिया तो। मतलब इतना आसानी से मैं नहीं रोती हूँ बट मजाक में कह रही हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात? शाबाश, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहे तो कुछ दिनों में मैं क्या करूँगी फिर, पता नहीं क्या करूँगी यार। पढ़ाना तो नहीं छोड़ सकती, मन नहीं लगेगा, करूँगी क्या? बोर हो जाऊँगी बड़े बड़े टीवी देखते देखते, घूमते घूमते, है ना। और आप गलत जवाब दोगे तो ठीक ही कराया जाएगा। ठीक, देखो एक बार, ये नहीं हो सकता भाई। आप लोग क्यों लगे पड़े हैं फोर्थ ऑप्शन में? 46% लोग। द चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेज की कहीं बात हो रही है और आप लगे पड़े हैं थर्ड पे। थर्ड स्टेज पे उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपका समाज किस दिशा में जा रहा है, उसको अपना प्रेज चाहिए कि मम्मी मेरी तारीफ करेंगे, देखो आज तो मैंने लंच खत्म कर लिया। और वो छोटा बच्चा है भाई, 7 से 11 वर्ष के बीच में कहीं होगा, तो आपके यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की उसको पड़ी नहीं है कोई। देखो स्टेज 3 लिखा है, लेवल 3 नहीं लिखा है, दो चीजों में अंतर है। लेवल अलग है भाई, स्टेज अलग है। लेवल 3 इज जो हाईएस्ट लेवल है, स्टेज 3 इज आपका सेकेंड लेवल कन्वेंशनल, उसमें आएगी तीसरी स्टेज। पहली पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, समाज की कोई नहीं पड़ी, जीरो मॉरलिटी है खुद की उसकी। प्री कन्वेंशनल लेवल है यानी परंपराओं से पहले का। फिर टिट फॉर टेट सेकंड स्टेज, म्यूचुअल एक्सचेंज, कि जैसे को तैसा, तुमने मेरे पेन तोड़ा मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा, ये सेकंड है। तुमने मेरा लंच खाया, मेरी चॉकलेट शेयर करनी पड़ेगी अब तुम्हें भी। ठीक, थर्ड स्टेज जिसको कन्वेंशनल में आएगी, वो कन्वेंशनल लेवल जो सेकंड लेवल है उसके अंदर थर्ड स्टेज आएगी जिसकी ये बात कर रहे हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तारीफ मिलेगी इसलिए कुछ भी कर देंगे। बहुत लोग पूरा जीवन इसी में जी देते हैं वैलिडेशन के लिए कि फलाना मेरी तारीफ करेगा तो देखो जी उनकी बहू तो कमा के भी लाती है और खाना भी बनाती है घर में, तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है। कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है बहू, बहुत वैलिडेशन का काम कर रही है, प्रेज मिलेगा, लेकिन समाज के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही है। भाई अपने पतियों को कहो थोड़ी मदद करें, मिलकर काम करो सब, जब दो लोग कमाते हैं तो। लेकिन नहीं, उसको क्या चाहिए? वैलिडेशन चाहिए, प्रेज चाहिए, सब कहेंगे कितनी अच्छी है भाई देखो, क्योंकि समाज के हिसाब से चल रहा है ना। समाज तो खुश है ये करके कि महिलाओं का काम खाना बनाना है और अब आप कमा के भी लाती हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें चेंज पे तो आपका ध्यान ही नहीं है, आप तो नाइस गर्ल गुड बॉय बनने के चक्कर में है। फोर्थ ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर के जो नियम है उनको बनाए रखना, समझ रहे हो? तो ये वहां तक तो पहुंचे नहीं है, तो थर्ड स्टेज पे अटके पड़े हैं कि चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, इसलिए वो मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन कि जैसा है चलता रहे। ये अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो जो स्टेज 3 है, यहां है हम कहीं,
गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन 8 से 11 या 13 वर्ष का बच्चा है, इससे आप क्या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जो आप फोर्थ आंसर जवाब देने में लगे हुए हो है? वो तो अडल्टहुड की तरफ जाते जाते आएगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल है। ये स्टेज 2 आप जानते ही हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए कोई काम कर रहा है वो 3 से 7 वर्ष में, 4 से 8 भी कह देते हैं, और सेल्फ इंटरेस्ट म्यूचुअल इंटरेस्ट, कुछ मिलेगा इसलिए वो कुछ कर रहा है। पॉकेट मनी, मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं बिस्किट लाऊं दुकान से, अगर एक बिस्किट मुझे भी मिले, एक किंडर जॉय मुझे भी मिले, तब तो मैं कोई काम करूं। सेल्फ इंटरेस्ट सेकंड स्टेज। तो ये थर्ड है कि वो प्रेज के लिए कोई काम करना चाह रहा है, स्टेज 3 की बात हो रही है। आप लेवल 3 समझ ले रहे हैं भाई, एक लेवल में 2 स्टेज आती हैं, तो तीसरी स्टेज किस में आएगी? सेकंड लेवल में आएगी। तो ये स्टेज 3 की बात हो रही है, ना कि लेवल 3 की। एनीवे आगे चल के करेंगे इस पे भी क्वेश्चंस, मतलब ये थियरी को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को आपको पहचानना है, यानी सीखने को प्रभावित कौन सा कारक करता है। सब कुछ ही करता है, ऐसा कोई कारक नहीं है जो सीखने को प्रभावित ना करे, अनटिल अनलेस बस बात हो रही हो बच्चे की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की। उसको आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से नेगेटिवली प्रभावित करे, मतलब आप ये नहीं कहेंगे वो सीख नहीं सकता। प्रभावित तो वो भी करता ही है कहीं ना कहीं, बट वो सीख सकता है। ठीक है जी, जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, सी मतलब ये, चलो ठीक दे रहे हो जवाब, 88%, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वाइगोत्स्की की बात आती है, सिंपल 3 फैक्टर्स हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज संस्कृति, और इनकी थियरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या उपागम, यानी बच्चे के दिमाग का विकास समाज, संस्कृति और भाषा, जो कि ग्रेटेस्ट टूल कहते हैं कि लैंग्वेज के माध्यम से आप अपने दिमाग का विकास कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें हैं, लेकिन ये कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात ये नहीं करते, वेरी गुड शाबाश ये सब की बात ये नहीं करते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि थर्ड ऑप्शन में ही अंतर्निहित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? यानी कौन से प्रकार का सवाल होगा जो 11+ ईयर्स का बच्चा ही फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आखिरी अवस्था है पियाजे की स्टेज में, SPCF लास्ट स्टेज का बच्चा ही जवाब दे पाएगा कौन से सवाल का? तो आपको 4 सवाल पढ़ने हैं और निकालना है जवाब। रौनक 8 11 चॉकलेट्स, रौनक एक बच्चा है जिसने कुछ 11 चॉकलेट खाई। हिज सिस्टर 8 ट्वाइस एज मैनी, यानी उसकी सिस्टर ने डबल खा ली, 22 खा ली होंगी। हाउ मेनी चॉकलेट्स दे बोथ 8 इन टोटल? तो 22 + 11 करना कोई इतना मुश्किल काम है? इस 7 से 11 वर्ष का बच्चा नहीं कर लेगा, जिसमें लॉजिक आ गया है, इंडक्टिव लॉजिक। भाई चॉकलेट तो वो समझ में आती है ना, उसको मूर्त है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल की तो जरूरत नहीं है इसमें। फिर भी चलो बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ट्रांजिटिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ए एंड सी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको ये पता करना है। तो यहां पे फिर भी आपका रेशो लग रहा है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81, ये भी निकाल लेगा बच्चा। 7 + 9 कितना होता है, ये भी निकाल लेगा। ट्रांजिटिविटी या रेशो के इन रिलेशन टू समथिंग समझना, ये आपका जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा जवाब दे पाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। ये हम कह सकते हैं कि इसके साथ क्या कहते हैं इसको, एक बार दिखाना। EMRS की आंसर की आ ही जाएगी, अब कब तक आएगी, एक मिनट रुको यार, जब तक भी आएगी, मतलब EMRS की आंसर की चलो देख लेंगे। मतलब बड़ा मुश्किल है यार, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, फिर यूट्यूब भी है, फिर D2+ भी है, इधर उधर जाना भी हो जाता है, तो सब कुछ थोड़ा सा यूट्यूब पे पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा है। हालांकि मेरी कोशिश पूरी है कि मैं जितने सेशंस ले पाऊँ यूट्यूब पे उतने मतलब मैक्सिमम हो पाएँ सेशंस जो हैं, ठीक है ना। मेरी तरफ से जो है बेस्ट है कोशिश, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है, सही दे रहे हैं जवाब। आगे बढ़ेंगे, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, यानी ये कौन सा उदाहरण जो है प्रिंसिपल कौन से सिद्धांत का इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, ये इन लाइंस में कौन से विकास के सिद्धांत की बात हुई है। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, इट टर्न्स बैक एंड मूव्स एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन, यानी कोई स्ट्रेट लाइन का पाथ नहीं अपनाता। डेवलपमेंट का जो चार्ट है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, ये आगे बढ़ती है फिर पीछे आती है, आगे बढ़ती है फिर पीछे आती है और फिर से आगे बढ़ती है, यानी स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट,
कि एक स्टेज में बच्चे का विकास आगे बढ़ता है ना, वर्तुलाकार विकास कहते हैं इसको, और फिर पीछे आता है। यानी एक स्टेज में आगे बढ़ा मतलब दांत निकले बच्चे के, दूध के दांत, फिर दूसरी स्टेज में दांत गिरने शुरू हुए, तीसरी स्टेज में फिर से आगे जाएंगे, पक्के दांत आने शुरू हो गए। तो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, मूव फॉरवर्ड देन बैकवर्ड देन फॉरवर्ड, कंसोलिडेट करके पक्का होकर अगली स्टेज में फिर से आगे जाएगा। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट है। लीनियर होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो आपने टीवी में देखा होगा, सिंपल अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए हार्ट बीट की तो टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाता है बंदा, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ अप डाउन चलते रहना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है जो कहता है असर्शन और रीजन, यानी आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आते ही हैं ये सवाल भी। ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, यानी जो मानव है या मनुष्य है अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण करने में योग्य हैं। जीवन भर वो कुछ कुछ सीखते रह सकते हैं, चलना फिरना हो, चाहे वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, बात तो सही है, ट्रू भाई, जीवन भर चलता है ना विकास, कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ लॉन्ग है। रीजन क्या है इसका, आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स, यानी जो गंभीर रूप से पीड़ित बचपन है, जहां बचपन में खाना ही नहीं मिला, दिमाग का विकास हो ही नहीं पाया क्योंकि ठीक से खाना नहीं मिला, कुपोषण के शिकार हो गए। आमिर खान का ऐड आता था ना वो बचपन में, जब हम टीवी देखा करते थे, ये जो है भारत में जो है इतने बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हैं। तो अगर बचपन में बढ़ती उम्र में अगर ठीक से एनवायरमेंट नहीं मिला तो वो जीवन भर के लिए उसका कोई वो इरिवर्सिबल है। बाद में नहीं आप बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से करा दोगे, वो तो हो गया ना, 18 साल तक जितनी हाइट बढ़नी थी बढ़ गई। अब जब आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिला उस दौरान तो कहां से आप बाद में चेंज कर दोगे, बाद में बहुत अच्छा खिलाते हो 1 कुंटल, बचपन में मिला नहीं 1 ग्राम भी, तो उसका इरिवर्सिबिलिटी है उसमें, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल 53% लोग। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार आता है कि संवेदनशील पीरियड या संवेदनशील अवधि का क्या मतलब है, क्रिटिकल पीरियड का क्या मतलब है ना, ये लगभग हर बार पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके। तो क्रिटिकल पीरियड अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे भाषा विकास के लिए 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड बहुत क्रिटिकल है, भाषा सबसे तेजी से फास्टेस्ट रैपिडली सीखी जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पीरियड है जो आपका चाइल्डहुड है पूरा। तो दिमाग के विकास के लिए एडोलेसेंस बहुत क्रिटिकल पीरियड है, अगर हम कहें इवन उससे पहले भी। तो पीरियड कंसर्निंग अ रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, नहीं सिर्फ कॉग्निशन और लर्निंग में नहीं, ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज, यानी एक ऐसा समय है जहां अगर सही माहौल मिल जाए तो बच्चे की स्पेसिफिक एबिलिटीज जो है बहुत अच्छे से विकसित हो सकती हैं, ये ऑप्टिमल पीरियड है। यानी भाषा बहुत अच्छे से विकसित हो सकती है, यानी आप अगर कहें कि इस उम्र का बच्चा है, जैसे स्पोर्ट्स में डालना है, तो आप 6 वर्ष के आसपास अगर बच्चे को डालते हैं तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा आगे। आप 18 साल की उम्र में कोई स्पोर्ट खिलाना शुरू करेंगे तो वो ऑप्टिमल पीरियड नहीं है, वो क्रिटिकल पीरियड नहीं है, वो सेंसिटिव पीरियड नहीं है, गया टाइम, आपने ट्रेन मिस कर दी है ना, कि वो सही समय पे सीखना था, वो ऑप्टिमल पीरियड था चाइल्डहुड का। तो हर चीज के लिए ऐसे एक ऑप्टिमल पीरियड है या सेंसिटिव पीरियड है जहां बच्चा बहुत फास्ट तरीके से किसी चीज को एक्वायर कर सकता है। पीरियड इन विच डेवलपमेंट ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सिलरेटेड, ये सारे प्रकार के विकास के बारे में है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। सेफेल मतलब खोपड़ी, कॉर्डल मतलब जो आपकी पूंछ कह लीजिए आप उसको, यानी सर से पैर की ओर, सर से धड़ की ओर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, बिल्कुल ये लॉन्गिट्यूडिनल या सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, लंबवत या शीर्षगामी। शीर्ष मतलब सर से आपके पैर की ओर, लॉन्गिट्यूडिनल। हेड टू टो, बच्चे का पहले सर पकड़ संभालना सीखता है, वो बाद में आपका बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, पैरों पे कंट्रोल आएगा, चलना सीखेगा। तो सर से पैर की ओर जा रही है विकास की दिशा, जो कि 92% लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सिर से पांव तक ये शीर्षगामी है या हेड टू टो है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, सिरोध पदोन्मुखी जिसको हम कहते हैं, सिर से पैर, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। टो टू हेड कुछ नहीं होता, एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर कुछ नहीं होता, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, विच ऑफ दीज सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इनमें से कौन सी जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा का उदाहरण है, यानी बच्चे जहां सेंटर में।
तो जहां बच्चा एक्टिव होगा वो सही होगा। A class in which the students are sitting in groups and the teacher takes turns to go to each group. हमें बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव चाहिए, सिर्फ टीचर नहीं। A class in which the behavior of students is governed by the rewards and punishment. रिवॉर्ड पनिशमेंट पे काम करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, है ना, बेशक हमें सिखाया गया हो। A class in which the teacher dictates and the students, टीचर डिक्टेटर बन गया तो फिर बच्चे तो एक्टिव रहे नहीं। हमें टीचर बच्चा दोनों एक्टिव चाहिए, जहां बच्चा एक्टिव वो बेस्ट ऑप्शन। A class in which the students do whatever they want while the teacher watches them silent. अरे नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, फिर से पढ़ती हूँ, मैंने शायद गलत पढ़ लिया है। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं। हाँ ये ठीक है, मैंने ही गलत पढ़ लिया था, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बच्चों का जो मन कर रहा है वो करते जा रहे हैं और टीचर बस बैठ के तमाशा देख रहे हैं। टीचर का एक्टिव होना भी जरूरी है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के तो है ही गलत। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं दोबारा। अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। ये बात सही है कि बच्चों का ग्रुप है और टीचर अलग अलग ग्रुप के पास जा रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई डाउट है, कोई एक्टिविटी में हेल्प चाहिए, तो मतलब टीचर बच्चे दोनों एक्टिव हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। मैं रात तक आते आते इतना थक जाती हूँ, कई क्वेश्चंस तो ऐसा हो जाता है कि इतने आसान क्वेश्चन जो है दिमाग में कई बार हैंग हो जाता है। रीअरेंजिंग स्कीमास, linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred to as। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहते हैं? यानी आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कीमा को, है ना, इंटरकनेक्टेड, एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं कि भाई पियाजे ने ये कहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, वाइगॉत्स्की ने ये कहा है, स्टेजेस ये हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 है वो लेटर चाइल्डहुड भी हो सकती है 6 से 12। ये क्या है, एक से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो भी सीखा है। इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन नहीं कहते। सरकार गलत जवाब मत दीजिए प्लीज। एसिमिलेशन है सिंपल अपने स्कीमा में एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड कर लेना। जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अलग अलग तरीके से चीजों को कनेक्ट करके, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहते हैं इसको। रुलाओगे क्या पगलो? देखो एक बार, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन दो प्रोसेसेस होती हैं आपकी इक्विलिब्रेशन में, और अडेप्टेशन के अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अलग रहता है कि ब्रेन में जो भी चीजें हैं, जैसे आप अलमारी में कपड़े ऑर्गेनाइज करते हो, ऐसे ब्रेन में इंफॉर्मेशन को या कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हो इंटरकनेक्टेड रखने के लिए, कि एसपीसीएफ से आपने चीजें याद रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज किया हुआ है दिमाग में थियोरी को, एक से दूसरा कॉन्सेप्ट। स्कीमा मतलब जो भी आपके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, और इस पर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे पियाजे की थियोरी में। टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड। यानी अगर हम बात करते हैं कि सीखने के लिए आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पे ध्यान केंद्रित करना है, फॉर लर्निंग यानी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फीडबैक के लिए सीखना। ऑफ लर्निंग तो सिंपल जजमेंट है एक तरह का, कितने % नंबर आए फाइनल एग्जाम में, वो ऑफ लर्निंग है। सेल्फ असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है, बिल्कुल स्वयं आकलन। पीयर असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है, एक्टिव है बच्चा। और क्वांटिटेटिव फीडबैक, हाँ हो सकता है। कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, कंपैरिजंस की बात मे बी ऑफ में ही करें हम, फॉर में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, कि इतने % पास हुए नहीं हुए। तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, थर्ड को हमें लेना ही पड़ेगा साथ में। क्वांटिटेटिव फीडबैक भी आ सकता है फॉर लर्निंग में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव फीडबैक को ले सकते हैं। और पीयर और सेल्फ असेसमेंट तो आ ही जाएगा। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब आई थिंक दिया है, मिस हो गया है आप लोग 73% लोगों ने सही दिया, तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मतलब a student is feeling very nervous and having high anxiety before the exam, his emotional state is likely to। यानी एक छात्र है जो परीक्षा से जस्ट पहले बहुत घबराया हुआ है, जैसे आप लोगों की हालत होती है, बट आप लोग नहीं घबराएंगे क्योंकि हम लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे। ठीक, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, एंग्जाइटी है बेसिकली। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का प्रभाव क्या पड़ेगा? ये जो इमोशनल स्टेट है कि ही इज एंग्शियस और नर्वस महसूस कर रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे तो आप पॉजिटिवली, आपका दिमाग काम करेगा। कॉग्निशन और इमोशन जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक नंबर का टॉपिक है कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके दिमाग को भी प्रभावित करेगा। तो कॉज इंटरनल मोटिवेशन, नहीं भाई ये तो दिक्कत दे जाएगा, नर्वस है ना वो, तो नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है। हैव नो इम्पैक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर तो आप कह रहे हो कॉग्निशन है ही नहीं इंपॉर्टेंट, इमोशंस है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ये तो होता नहीं ऐसा। तो इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस, जी नहीं, नेगेटिवली इंपैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम। जरूरत से ज्यादा अगर आप एंग्जाइटी या नर्वसनेस महसूस करेंगे तो जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे। समझ रहे हो? एक नॉर्मल लेवल का एक बैलेंस्ड स्टेट तक करना ठीक है ना। और मेरे साथ तो ये पेपर में कई बार हुआ है आज तक कि अगर बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद अगर आप वो एग्जाम फियर है या एंग्जाइटी है,
तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं पेपर में फिर। तो वो बैलेंस में हो तो ठीक है, तो इससे नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ये बच्चे की परफॉर्मेंस को। थोड़ा बहुत प्रेशर तो सब पे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। आपको टाइप ऑफ मोटिवेशन से स्रोत को जोड़ना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही उदाहरण है। यानी प्रेरणा का प्रकार और प्रेरणा का स्रोत, यानी मोटिवेशन का टाइप कौन सा है और किस टाइप की मोटिवेशन से, किस सोर्स से वो आ रहा है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, सवाल पूछने की इच्छा। ये जिज्ञासा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है। हाँ, जिज्ञासा कोई बाहर नहीं है ना, जिज्ञासा आपकी कोई दोस्त नहीं है, कोई टीवी एक्ट्रेस नहीं है, कोई और कार्टून नहीं है, सिजुका नहीं है जो बाहर से कोई बता रहा हो। क्यूरियोसिटी अंदर से आएगी बाहर की तरफ। इंटरनल मोटिवेशन यानी आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे उसको करने के लिए। कोई रिवॉर्ड दे रहा हो आपको जरूरी नहीं है। गाना गा रहे हैं, आपको गाना गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, कोई रिवॉर्ड दे रहा है आपको? नहीं, फिर भी गा रहे हैं। आप सिंगर हैं और गाना गा रहे हैं, आप कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, पैसा मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिज्ञासा से जुड़ी हुई है। एप्रिसिएशन फ्रॉम पियर्स, दोस्तों से अगर एप्रिसिएशन मिल रहा है, सराहना मिल रही है, अरे यार तुम कितना बढ़िया गाते हो इसलिए गाना गा दो, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि रीजन बाहर है। जिसका भी रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक है, बाहर है, इंट्रिंसिक नहीं है। प्रेज ऑफ टीचर, प्रेज प्रशंसा एक्सटर्नल है, तो ये भी इंट्रिंसिक नहीं हो सकता, यहां इंट्रिंसिक लिख रखा है। ट्रॉफी भी बाहर होती है ना दुनिया में, दिमाग में थोड़ी होती है ट्रॉफी, एक्सटर्नल है, इन्होंने इंट्रिंसिक कह रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, क्यूरियोसिटी अंदर है, इसका रीजन बाहर नहीं है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है ना। जिज्ञासा है आपको किसी चीज में, क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चनिंग है आपके मन में। क्वेश्चन नंबर 30 आज के लिए आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। किसी कॉन्सेप्ट, किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य या किसी कॉन्सेप्ट की समझ को बेहतर करने में मददगार साबित नहीं होगा। तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द आंसर्स फ्रॉम द नोट्स गिवन बाय टीचर, जो नोट्स आपको मिल गए उससे बस कॉपी करके लिख दो 5 बार, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? ये तो रट्टाफिकेशन क्लियर होगा इससे तो, ठीक है ना। फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, अगर बच्चों को आपने कहा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब अपने शब्दों में बताओ। अपने शब्दों में बताने के लिए उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो होनी चाहिए। तो भाई आप ये कहो कि मूवी देख के आए धुरंधर और उसका समरी बता दो, तो वो बताने के लिए, अपने शब्दों में बताने के लिए आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, आपने देखी होगी तभी तो बता पाओगे ठीक से। तो ये जो है यहाँ पे ये बात तो सही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात हो रही है, हमें नॉट चाहिए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू फ्रेम प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, यानी विशिष्ट उदाहरणों से आप एक सिद्धांत तक पहुंचे, तो इसमें भी आपका दिमाग लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, एग्जाम्पल टू रूल, इंडक्टिव मेथड। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट एनालॉजीज बिटवीन डिफरेंट कंडीशंस, दो चीजों के बीच में समानता ढूंढ के एक नया एग्जाम्पल सेट करना या समझना चीजों को, ये भी जो है आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी कि भाई हमारी जो आंख है वो एक कैमरा के जैसी है, तो ये एनालॉजी है, आंख और कैमरा के बीच में समानता ड्रॉ की है समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। ऐसा करते हैं हम, एग्जांपल्स देते हैं। लेकिन ये कहना कि बस कॉपी कर लो आंसर को, इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये रट्टाफिकेशन है। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट नहीं करता, रटने को प्रमोट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही पूछा है आपसे, गलत ही सही हो गया इसलिए। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो वो आप कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको कल तक दे देंगे, पहले वाले सेशन का भी और इसका भी, फाइनल आंसर्स के साथ मार्क्ड। टेलीग्राम चैनल पे किसी भी फेक चैनल से आप मत जुड़िएगा। अगर आप बैच में एनरोल होने के इच्छुक हैं तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके जो भी टीचिंग के बैचेस हैं, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो आपका ये हमारे तो अब हो ही गया एग्जाम, कोई भी पेडागोजी स्पेशल हो, D2+B का हो, ठीक है, तो वो आप एनरोल कर सकते हैं। पेडागोजी स्पेशल में सिर्फ सीडीपी पढ़ते हैं हम डिटेल में। चलिए आज के लिए इतना ही। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं वो आप कमेंट्स में बताएंगे, जो कि आप बता भी रहे हैं, कोई 27 बता रहा है। सवाल कैसे लगे वो आप बताना, धीरे धीरे जो है। हालांकि मैंने इसी तरह का लेवल रखा है कि मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, आसान भी मिलेंगे मुश्किल भी मिलेंगे, और अगर जिसको मुश्किल नहीं लग रहे हैं तो इससे मुश्किल फिर नहीं पूछे जाएंगे, ये मान लेना। क्योंकि जितने मुश्किल सवाल आते हैं, सारे पेपर में मुश्किल सवाल नहीं आते, 2-4 सवाल मुश्किल आते हैं, तो वो लेवल जो है बिल्कुल उसी तरह का मेंटेन है जैसा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मेरी पूरी कोशिश है कि हम 9 बजे मिलें, 9 सवा 9 जल्दी कोशिश करूंगी कि क्लास शुरू कर दूं, तो लेट हो जाता है रात को उस टाइम तक। और हाँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं मैक्सिमम क्लास ले सकूं, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन क्लास यूट्यूब पे हो पाए, है ना। चलिए अगले हफ्ते मैं घूमने भी जा रही हूँ, तो तब थोड़ी छुट्टियाँ होंगी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, बाय।
कमेंट्स में बता दीजिएगा कितने नंबर आए, और कहीं कोई डाउट हो तो वो भी